हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नई वीडियो में। आज हम जैसे मैंने पिछली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात की थी, इस बार हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले चैप्टर से ही समझ लेते हैं। आपको ये तो पता चल गया, मतलब दो टॉपिक्स पे बात होने वाली है। फर्स्ट वन इज सोशलिज्म और अगला है रशियन रेवोल्यूशन। तो सोशलिज्म होता क्या है और रशियन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था, मतलब क्रांति आना, कोई चेंज आना किसी भी चीज में। अब सोशलिज्म और जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाती हैं, सोशलिज्म क्या होता है, एक आइडियोलॉजी होती है। लोग किस तरीके से सोचते हैं, है ना, किस तरीके से सोचते हैं, क्या होना चाहिए समाज में, समाज किस तरीके से वर्क करना चाहिए। अब जैसे जैसे ये चीजें यूरोप में बढ़ रही थी, उसके साथ साथ फिर एक रेवोल्यूशन आया जो रशिया में हुआ था, जिसे हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या बात है, ठीक है। और मैंने पहले ही सारी मार्किंग्स करके रखी हैं ताकि आपको ज्यादा मतलब है ना हौच पौच ना लगे, और हर चीज मार्क होनी जरूरी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो हमने जैसा कि देखा था पिछले चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों को क्या पता चला कि एक ड्रामेटिकल चेंज आ सकता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, एक चेंज, बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला था, ठीक है। सोसाइटी किस तरीके से स्ट्रक्चर है उसको हम बदल सकते हैं, ये सारी चीजें लोगों को पता चलने लगी थी। इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस। सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमेशा से कैसा रहा, किंग ही सब कुछ कर सकता है, किंग के पास ही सारी पावर है। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने प्रोग्रेस की ना, तो उसे देखकर यूरोप के बाकी देश ये सोचने लगे कि यार ऐसा तो किया जा सकता है। हम तो कब से सोच रहे थे कि जो किंग है वही सब कुछ करेगा, ठीक है, अगर हम चाहे तो हम भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे लोग इन्फ्लुएंस हो गए, नए नए आइडियाज बनने लगे, नए नए आइडियाज बने, और लोगों ने ये समझा कि हाँ, सोशल पावर किसके अंडर में होनी चाहिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने किया, हम भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड डेलरोजी टॉक द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इंडिया में भी कई लोगों ने, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और उससे प्रभावित हुए, ठीक है। Not everyone in Europe, however, wanted complete transformation of society. लेकिन देखिए, ये तो पता चल गया था कि चेंज होगा। अब सारे लोग चेंज के लिए माने वो जरूरी थोड़ी है। आप कोई खाना बनाते, कोई डिश बनाते हैं, वो किसी एक बंदे को पसंद आएगी कि नहीं, दो को पसंद आएगी, जरूरी तो नहीं है वो सबको पसंद आए, है ना। वही चीज यहाँ पे थी कि चेंज, हर कोई चेंज नहीं चाहता था, इसीलिए सोसाइटी जो है अलग अलग लोगों के ग्रुप्स में बट गई जो अलग अलग आइडियोलॉजी रखते थे इस चीज को लेकर। बात करते हैं इन चीज के बारे में। हु एक्सेप्टेड, कुछ लोग थे जो चेंज को मानते थे कि चेंज होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ग्रेजुअल शिफ्ट चाहते थे कि आराम आराम से चेंज हो, भाई एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा तो हमारा पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल रेडिकल चेंज चाहते थे कि एकदम से सब कुछ बदल जाए। और कुछ लोग थे कंजर्वेटिव्स, जो नहीं चाहते थे कि यार चेंज नहीं होना चाहिए, जो सब जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है वो कई हिस्सों में बट गई थी, जैसे लिबरल्स और रेडिकल्स। अब लिबरल्स कौन होते हैं और रेडिकल्स कौन होते हैं, इनके बारे में हम टॉपिक में बढ़ते हैं 1.1 में। लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है। ऊपर से आपको समझ आ गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों में एक ये चीज की होप आ गई थी कि हम सोसाइटी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। किंग के पास सारी फंक्शन नहीं है, अब हम भी जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने किया था, हम भी वो चीज कर सकते हैं। लेकिन हर कोई चेंज नहीं चाहता था, तो सोसाइटी तीन हिस्सों में बट गई थी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि लिबरल्स क्या क्या चाहते थे, वो किस चीज के साथ थे, लिबरल्स कौन थे। तो उन पे आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं जो मैंने ब्लू में मार्क किए हैं। तो लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। अब लिबरल्स चाहते थे कि एक ऐसा देश बने
या ऐसे हमारा देश इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जहां पर सारे के सारे धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, ये हम इतने पुराने टाइम की बात करें, 19th सेंचुरी की बात करें, उस टाइम पे क्या होता था, लोग बहुत ज्यादा कट्टर होते थे अपने धर्म को लेके, एक ही धर्म को फॉलो करते थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्टली यूरोप में एक ही तरीके का रिलीजन प्रैक्टिस होता था। ठीक है, जैसे ब्रिटेन इन फेवर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्स कैथोलिक चर्चेस। ठीक है, तो कई लोग इन जगह पे कैथोलिक्स थे, उनकी ज्यादा चलती थी, लेकिन लिबरल्स ये नहीं चाहते थे। लिबरल्स ये चाहते थे कि कोई भी रिलीजन हो, किसी चीज पे ये ना हो कि ये रिलीजन मान्य नहीं है, ये रिलीजन मान्य नहीं है, सारे रिलीजन इक्वली ट्रीट किए जाने चाहिए। ठीक है, लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। अब लिबरल्स ये भी मानते थे कि जो इतनी सारी पावर है, ठीक है, किंग के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में पावर है, उस पावर को चेक में रखना चाहिए। इतनी अनकंट्रोलेबल पावर एक बंदे के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। अब वो ये चाहते थे कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही बात हुई थी, वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट हर किसी को कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस या उनके राइट्स दे। ठीक है, उन चीज के रिगार्डिंग उनके रूल्स बनाए जाएं, उनको कुछ बेसिक राइट मिले, जैसे राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। आगे देखते हैं, आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्टेड टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। अब वो चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो रिप्रेजेंटेशन से बने, लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट बने और वो किसी के दबाव में काम ना करे। ठीक है, गवर्नमेंट किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम ना करे, वो ओपनली सबके हित में सोच के उस चीज से रिगार्डिंग गवर्नमेंट बने, जो आज हम देख रहे हैं जैसे हमारी आज गवर्नमेंट है, ऐसे ही। आगे देखते हैं, हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ये सब चाहते तो थे, लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। अब डेमोक्रेट्स होते कौन है, तो इसके बारे में देखते हैं। डेमोक्रेट्स होते हैं जो सबको इक्वल राइट दे। ठीक है, वो भी वोटिंग का, सबको इक्वल राइट, वो भी वोटिंग का। तो ये लोग क्या कहते थे कि भाई सबको इक्वल वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। ये कहते थे कि जिन बंदों के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है वो दें वोट, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन वही कर रहे हैं, वही हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, तो उन्हें मिलना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं मानते थे कि सबको इक्वल वोट मिलने चाहिए, नहीं, वो ये चीज नहीं मानते थे। एवरी सिटीजन टू वोट, ये नहीं मानते थे। जिनके पास प्रॉपर्टी है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही वोट दे। एंड नॉट वांटेड द वोट्स फॉर वुमेन, और वुमेन वोट ना दे, वुमेन वोट नहीं देनी चाहिए। तो ये चीज, ये डिफरेंट थे इन चीज के बारे में। ठीक है, तो लिबरल्स के बारे में आपने क्या क्या समझा। लिबरल्स वो थे जो चाहते थे कि सारे रिलीजन फॉलो हो, किसी एक रिलीजन पे पाबंदी ना हो। दूसरी बात है, गवर्नमेंट बने सबके रिप्रेजेंटेशन से, लेकिन वोट नहीं मिलना चाहिए, है ना, वोट सबको नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ उन बंदों को मिलना चाहिए जिनके पास मेजर प्रॉपर्टीज हो। अब ऐसा ये बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही सबसे ज्यादा जो लिबरल्स थे उनके पास सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रॉपर्टीज ही होती थी। मैक्सिमम लोग जो लिबरल्स थे वो प्रॉपर्टी ओनर्स ही थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा था, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो बात करते हैं रेडिकल्स की। दूसरे बंदे कौन आते हैं, रेडिकल्स, यानी वो लोग जो बहुत ही फास्ट पेस में चाहते थे कि जल्दी जल्दी सब कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। ये एक ऐसा देश चाहते थे जहां पे गवर्नमेंट बने तो वो उनके आधार पे बने जो मेजॉरिटी में रहते हैं। ठीक है, जैसे मेजॉरिटी तबका कौन होता है, गरीब लोग। तो ये कहते थे कि गवर्नमेंट बने, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, तो वो गवर्नमेंट क्या करे,
जितने भी गरीब लोग हैं उनकी सहायता करें, उनके बेस पर गवर्नमेंट बननी चाहिए और मेजॉरिटी इस पॉपुलेशन को ही मिलना चाहिए। पता है, यही लिबरल्स क्या कह रहे थे कि हम चाहते हैं उन्हीं को वोट मिले जो प्रॉपर्टी ओनर है। अब हर किसी के पास तो प्रॉपर्टी नहीं होगी भाई, देश में मेजॉरिटी जितना भी है वो गरीब लोग हैं, तो वो बनाएंगे गवर्नमेंट। उनको ये कहा गया था कि तुम भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। रेडिकल्स ये चाहते थे। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट। और ये आगे दूसरी डिफरेंट थिंग, लिबरल्स क्या चाहते थे कि लिबरल्स चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, स्पेशली वुमेन्स को नहीं मिलना चाहिए। इस चीज से अलग ये कहते थे कि भाई सबको मिलना चाहिए और वुमेन को भी मिलना चाहिए। वुमेन सफरेज मूवमेंट यानी इक्वल अमाउंट में राइट मिले, वो भी किस चीज का, वोटिंग का। ठीक है, अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। अब ये लोग लिबरल्स से अलग एक पॉइंट पे और थे, और वो पॉइंट था ये नहीं चाहते थे कि लिबरल्स जिस तरीके से है ना फैक्ट्री ओनर्स को इतनी सारी चीजें दे रहे हैं ना, वोटिंग मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तो लिबरल्स के बिल्कुल अपोजिट जाकर ये मानते थे कि ये जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं और ये सब वेल्दी पर्सन है, ये इतनी सारी चीजें ओन ना करें। पता है, जैसे मेजॉरिटी लैंड किसके पास होता है, फैक्ट्री, अमीर लोग। तो ये कहते थे कि ये चीज गलत है। अगर दे डिसलाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। वो ये कहते थे कि यार ये अच्छी बात थोड़ी है, अब पूरे देश का 1 या 2% बंदा है ना, 1 या 2% पॉपुलेशन मेजॉरिटी लैंड को ओन करके बैठी है, जबकि सारी की सारी जितनी भी पॉपुलेशन है वो भूखमरी से गुजर रही है। तो ये चीज तो गलत है ना। तो इसीलिए वो ये कहते थे कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ लैंड सिर्फ कुछ बंदों के हाथ में हो। तो ये रेडिकल्स के पॉइंट थे। तो रेडिकल्स के पॉइंट आगे होंगे समझ में। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की। अब कंजर्वेटिव नाम से ही पता चलता है कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव वो लोग थे जो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के अगेंस्ट थे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी एक बात थी, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख के ये तो सीख ही लिया था कि भाई देखो चेंज तो आना ही है, उसको तो हम कैसे भी करके टाल नहीं सकते। ठीक है, अब जैसे देखा जाए तो हम भी एक टाइम पे क्या थे, हम भी एक टाइम पे केव्स में रहते थे। आज चेंज कर होते 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 आज हम क्या बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हमारी ड्रेसिंग सेंस में भी चेंज आ गए, हमारे खाने पीने में भी चेंज आ गए। तो यही कहते थे कि भाई चेंज तो इनएविटेबल है। उनको पता था, ये चीज पता लग गई थी कि चेंज इज इनएविटेबल। लेकिन वो ये मानते थे कि देखो चेंज तो होगा लेकिन पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। पुरानी चीजों को रिस्पेक्ट करते रहना चाहिए हमें ये नहीं है हम चेंज हो रहे हैं तो हम पुरानी चीजों को भूल जाएं। तो ये कहते थे चेंज पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। और चेंज आए तो धीरे धीरे आए। अब ऐसा क्यों बोलते थे? कंजर्वेटिव्स बेसिकली वही लोग थे जो क्या करते थे, जो राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, या जिनके पास कुछ ज्यादा प्रिविलेज थे। अब वो ये तो नहीं चाहेंगे कि एकदम से वो राजा के यहाँ इस तबके पे थे और वो एकदम से फकीर बन जाए। तो हाँ, इनकी भी बात सही थी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो हमें पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप के अंदर, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान सोसाइटी किस तरीके से चेंज हो रही थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी थी और कुछ नेगेटिव भी थी, तो उनसे स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए और बहुत ही अच्छे चेंजेस आए। देखो न्यू सिटीज आई, न्यू सिटीज केम अप एंड इंडस्ट्रियल रीजन, नए नए इंडस्ट्रियल रीजन बनने लगे, नई नई फैक्ट्रीज लगने लगी, ठीक है, जहां पे प्रोडक्शन होता था। रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड किया गया, ठीक है। शहर के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड होने लग गए। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस तरीके से आगे बढ़ता रहा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई। अब नेगेटिव चीजें क्या हुई उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो घर के जितने भी लोग थे, फॉर एग्जाम्पल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो सारे के सारे फैक्ट्रीज की तरफ आने लगे, रोजगार की उसमें।
अब ये चीज देखे, अगर एक तरीके से देखे तो ये बुरा क्या है, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन भी होता है। तो चिल्ड्रन जिस एज में उन्हें पढ़ना चाहिए उस एज में वो क्या करते थे, फैक्ट्री में काम करने लग जाते थे। तो ये चीज गलत थी। और नया नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो बहुत ज्यादा टाइम तक काम कराया जाता था और वेजेस भी बहुत कम मिलते थे, जो दिन की दिहाड़ी होती है वो भी बहुत कम मिलती थी। और एक टाइम ऐसा आता था, मान लो लोहे की फैक्ट्री है, अगर लोहे की फैक्ट्री में अब लोहा बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इतनी डिमांड नहीं है, तो फैक्ट्रीज के जो जितने भी काम करने वाले होते थे उनको क्या किया जाता था, उनको निकाल दिया जाता था कि यार अभी काम नहीं है, तुम जाओ। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स की जब इतनी डिमांड नहीं होती थी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ जाती थी। और दूसरी बात, अब नया नया फैक्ट्रीज देखे, फैक्ट्रीज हर जगह बन रही है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, एक सेकेंड। अब जैसे ये पूरा एरिया है, यहां पे क्या है, हर जगह फैक्ट्री बन रही है। तो जल्दी जल्दी फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं। लोग मान लो एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इस फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, ठीक है, मैं इसे बढ़ा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लोग एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, यहां पे नई फैक्ट्री बन रही है, तो लोगों को है ना इतना ज्यादा भरा जाता था, और भरने के बाद क्या होता था, उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलनी, है ना, उनको अगर वॉशरूम भी जाना है तो भी उनको अच्छे टॉयलेट्स वगैरह जो बेसिक हाइजीन होता है वो तक अच्छा नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से डिसीज वगैरह स्प्रेड होते हैं। तो सैनिटेशन भी बहुत खराब थी। अब हम आगे देखते हैं, तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इशू। अब मैंने आपको बताया था कि जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, ये मोस्टली, रेडिकल्स की तो नहीं कहूंगा, लिबरल्स मोस्टली क्या थे, फैक्ट्री ओनर्स ही थे। ये इशू है जो भी हमारे पास, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए। तो उन्होंने सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया, लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन फैक्ट्री ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो ये चीज मैंने आपको ऊपर भी बताई थी कि वो खुद ही फैक्ट्री ओनर्स थे। ठीक है, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज। उन्होंने क्या सोचा कि हमारी वर्क फोर्स इतना काम कर रही है, इनके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको हमें थोड़ा बहुत एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, दैट इज इसकी वजह से हमें भी एक टाइम को बेनिफिट ही होगा, है ना। अगर मान लो हमारी फैक्ट्री के जितने भी वर्कर हैं वो अच्छा खाएंगे और अच्छे तरीके से रहेंगे, तभी तो वो काम कर पाएंगे। अब उन्हें बेसिक चीजें ही नहीं मिली तो वो तो फैक्ट्री छोड़ के भाग जाएंगे। जब हाई टाइम आएगा, जब डिमांड्स बहुत बढ़ जाएंगी, उस टाइम अगर हमने उस टाइम तक इन्हें नहीं संभाल के रखा या फिर इन्हें अच्छी सर्विसेज नहीं दी, अच्छी सैनिटेशन नहीं दी, तो ये क्या करेंगे, ये भाग जाएंगे। ये सोचेंगे यार यहां मिल नहीं रहा, हम कहीं दूसरी जाते हैं। इसकी वजह से होगा क्या, इनका खुद का ही घाटा होगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमें इनकी इकोनॉमिकल और हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से मेनी वर्किंग मेन एंड वुमेन हु वांटेड टू चेंज इन द वर्ल्ड रैली विद लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप एंड पार्टिसिपेट इन अर्ली 19th सेंचुरी। अब देखो इन्होंने क्या किया, लिबरल्स और रेडिकल्स क्या बात करते थे कि यार गरीबों का भला होना चाहिए, है ना, मजदूरों का भला होना चाहिए। तो जितने भी ये लोग थे, मजदूर थे, ये भी इनके साथ जुड़ गए कि हाँ यार ये तो हमारी हित में बात कर रहे हैं, तो हमें इनके साथ मिलना चाहिए, हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये भी जुड़ गए साथ में, और लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ वो रैली करते थे कहीं भी, ठीक है, उसके साथ जुड़ जाते थे और वहां पे हमारी मांगे पूरी करो, ये सब होता रहता था। तो ये चीज इन्हें अच्छी लगी, इसकी वजह से भीड़ और जुड़ती चली गई अर्ली 19th सेंचुरी में। अब नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिश इन यूरोप 1815। तो भाई यूरोप की 1815 में ऐसी गवर्नमेंट बनी। ये लोग कहते थे कि जो भी, अब यहां पे एक नई टर्म भी आ गई है, नेशनलिस्ट कौन थे। ठीक है, लिबरल्स और रेडिकल्स तो आपको पता चल गया। तो लिबरल्स और रेडिकल्स और नेशनलिस्ट वो लोग थे जो चाहते थे कि एक पर्टिकुलर नेशन हो, सबके अंदर अपने देश के प्रति भावना हो, है ना, एक पर्टिकुलर जगह हो जो हमारा पूरा देश हो, उसके अंदर जितने भी काम, वो लोग नेशनलिस्ट थे। तो ये कहीं ना कहीं लिबरल्स, रेडिकल्स और नेशनलिस्ट, इन सब तीनों की भावना तो सेम ही थी। ठीक है, तो यूरोप में 1815 में जैसी गवर्नमेंट आई थी उससे ये लोग खुश नहीं थे।
और ये लोग चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। आफ्टर 1815 के बाद एक बंदा आया, गुजीपी मसीनी। गुजीपी मसीनी ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, कॉन्स्पिरेट अबाउट टू अचीव। तो गुजीपी मसीनी ये थे इटालियन नॉवेलिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, ये लिखते थे अपनी बुक्स में अलग अलग चीजें। अब इन्होंने अपनी बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी और इस तरीके की बातें बताई कि हम अगर ये कर देंगे तो हम इटली, हमारा देश नेशनलिस्ट हो जाएगा, हम एक नेशन बन जाएंगे। तो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी वाली चीजें ये लिखते रहते थे, जिससे इटली के जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। ठीक है, तो ये तो होगी गुजीपी मजीनी की बात। सॉ इट एज अ रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स। तो जितनी भी समाज में गंदी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी समाज में बुरी चीजें हो रही हैं, गलत चीजें हो रही हैं, उन सब का कहीं ना कहीं रूट कॉज क्या है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स। इंडिविजुअल्स ओवर द प्रॉपर्टी, ओन द प्रॉपर्टी फॉर देयर पर्सनल गेन्स, नॉट विद वेलफेयर। तो वो ये मानते थे कि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को ओन करते हैं वो सिर्फ अपने पर्सनल गेन, अपने मतलब के लिए, अपने मतलब से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, उनको कोई लेना देना नहीं है वर्कर कैसे रहता है, क्या करता है, क्या हार्डशिप फेस करता है। वो सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए चीजें चलाते रहते हैं और पूरे समाज के वेलफेयर के बारे में सोचते नहीं है, वो ये मानते थे। ठीक है, सोसाइटी एज देयर होल, और सिर्फ अपने आप को देखना, एक पूरे समाज की तरफ देख के और उसके रिगार्डिंग सोचना, ये सब सोशलिस्ट लोग मानते थे कि ये लोग नहीं करते, जिनके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टीज, अटेंशन कलेक्टिव। अब ये मानते थे कि एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो क्या कर रहा है, सारी की सारी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है। अब कंट्रोल करने के बाद क्या होता है, और वो अपने ऊपर ही अटेंशन रखता है, जबकि उसे अटेंशन कहाँ पे रखनी चाहिए, पूरे के पूरे कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट पे रखनी चाहिए, सभी लोगों के हित में देखना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, सिर्फ अपना ही मुनाफा देखता रहता है और सारे लोग गए भाड़ में। तो ये चीज जो है, ये सोशलिस्ट लोग मानते थे। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ फ्यूचर। अब अलग अलग देश में ऐसी सोच रखने वाले अलग अलग लोग होंगे। ठीक है, इन सभी सोशलिस्ट अपने अपने चीजें देखते थे कि हम ऐसा फ्यूचर चाहते हैं, हम ऐसा फ्यूचर चाहते हैं। तो हम देखते हैं कोई लोग क्या क्या सोचते थे। तो सबसे पहले सोशलिस्ट हो गए रॉबर्ट ओवन। ये रॉबर्ट ओवन कौन थे और ये मतलब क्या चाहते थे, तो इनके बारे में देखते हैं। सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड न्यू हैमिल्टन इन इंडियाना यूएसए। तो रॉबर्ट ओवन भी एक सोशलिस्ट थे। अब ये क्या चाहते थे, ये इन्होंने ये कहा था कि भाई एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाएंगे जहां पर जिसको जो काम करना है, मतलब एक पर्टिकुलर काम है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिखाता हूं। अब ये सारे लोग रहते हैं ना, ये क्या करेंगे, अपना अपना काम खुद करेंगे और जितना प्रॉफिट बाहर से आएगा उसको अपने हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, वो ये मानते थे। इस तरीके की जो बने, इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव, मतलब लोग आपस में कोऑपरेट करके चलें। ठीक है, कोऑपरेट करके चलें, कोई हार्डशिप वगैरह हो आपस में बांट लें, किसी को जरूरत है तो आपस में ही सब कुछ कर लें, किसी और की जरूरत नहीं है। तो ये चीज रॉबर्ट ओवन ने देखी थी। वो एक कोऑपरेटिव बनाना चाहते थे, कोऑपरेटिव कम्युनिटी। तो उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई भी थी इंडियाना यूएसए के अंदर। ठीक है, कॉल्ड न्यू हैमिल्टन, न्यू हार्मनी बनाई थी इनने। वो भी कहां पे, इंडियाना यूएसए के अंदर।
ठीक है, अब हम अगले बंदे की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं लुइस के पास। तो लुइस ब्लेक जो थे, दे वांटेड अ गवर्नमेंट कोऑपरेटिव। अब वो यही चीज चाहते थे। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। रॉबर्ट ओवन तो चाहते थे कि लोग एक जगह पे काम करें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिर प्रॉफिट को बांट लें। लुइस ये कहते थे कि भाई देखो, ऐसे तो कोई करने वाला है नहीं, कोई इतना शरीफ तो है नहीं कि वो अपने हिसाब से इक्वल अमाउंट में प्रॉफिट बांटेगा, है ना। कोई ऐसा होगा जो डरा धमका देगा ये वो। तो ये चाहते थे कि इस तरीके के कॉर्पोरेट बने जो गवर्नमेंट जिन्हें रेगुलेट कर सके। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल यहां पे सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट क्या होगा, सब प्रॉफिट गवर्नमेंट देखेगी प्रॉफिट कितना आया है, और फिर ये प्रॉफिट जब लोगों को मिलेगा तो उसको रेगुलेट करेगी कि हाँ यार इसको इतना मिल रहा है, उसको सुपरवाइज करेगी कि हाँ इसको ठीक मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा। तो ये यही चाहते थे कि भाई देखो, कोई भी ये मानते थे कि कोई भी शरीफ तो है नहीं, कोई ज्यादा बलवान होगा तो वो एक्स्ट्रा उठा लेगा। आज कोई भी वही बात है, जैसे राम राज्य तो है नहीं, राम के जैसे सब हैं तो नहीं कि अपना अपना देखेंगे। आज हर कोई लालच में है, वो ऐसी चीजें कर देगा, हम फिर कैसे पता लगाएंगे। इसीलिए बीच में एक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, ये मानते थे। अब चलते हैं तीसरे बंदे पे, और जिसने सबसे अच्छी थ्योरी दी थी और जिसका बहुत नाम है। अगर आप हिस्ट्री को है ना इन डेप्थ पढ़ के देखें तो आप आगे जाके कार्ल मार्क्स के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल, ये जो दो दोस्त थे, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था एक, कि ये जो सोसाइटी हम देख रहे हैं ना इस टाइम, जहां पे एक बंदा है वो सारी चीजें ओन कर रहा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होती है, मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स had to construct a radical society where all properties are socially controlled। तो ये चाहते थे कि भाई देखो, तुम्हें पता है ना कि ये जो ओनर है, जो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, ओनर को वो क्या मानते थे, कैपिटलिस्ट मानते थे। अब ये वर्कर्स को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। ये कहते थे कि अगर तुम्हें इसकी एक्सप्लॉयटेशन से बचना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक तरीके की ऐसी सोसाइटी बनानी पड़ेगी वेयर ऑल प्रॉपर्टीज वाज सोशली कंट्रोल्ड, जहां पे सारे लोग कंट्रोल करें, हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो, एक बंदे के पास पूरा कंट्रोल ना हो। और ऐसी सोसाइटी को हम बोलेंगे कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो भाई कम्युनिस्ट सोसाइटी पता चल गया। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी कौन सी है, जहां पे सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोशली कंट्रोल्ड हो, ऐसी सोसाइटी को आगे जाके नाम दिया जाएगा कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो ये रॉबर्ट ओवन ने कहा था। अभी तक सारी कहानी को वापस समेट लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहले हमने लिबरल्स के बारे में देखा, रेडिकल्स के बारे में, कंजर्वेटिव्स के बारे में कि क्या वो चीजें सोचते थे। उसके बाद हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम लोगों की कैसी हालत थी, ठीक है, वो क्या हार्डशिप फेस कर रहे थे और किस तरीके से ये आगे जाके बढ़ता रहा, रैलीज वगैरह हुई, वर्कर्स जो है वो लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ आ गए। और फिर उसके बाद हमने नेशनलिस्ट के बारे में देखा, नेशनलिस्ट कौन थे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ये कम्युनलिज्म या फिर ये सोशलिज्म किस तरीके से यूरोप के अंदर एंटर हुआ, उसके बारे में देखा। अलग अलग सोशलिस्ट लोग आए, उन्होंने अपने अपने तर्क रखे, वो कैसा फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने 3 बंदों के बारे में पढ़ लिया। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं 1.4, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब जैसे जैसे हमने अभी क्या देखा, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट लोग थे जो सोशलिज्म के आइडिया को रखते थे, है ना। किसी का कोई कुछ और मानना था, किसी का कुछ और मानना था, जैसे रॉबर्ट ओवन का कुछ और, कार्ल मार्क्स का कुछ और, इस तरीके से। अब बात करते हैं सपोर्ट किस तरीके से बढ़ा सोशलिज्म का। तो बाय 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड, ठीक है। 1870 तक सब लोगों के पास सोशलिज्म का या फिर इन लोगों का आइडिया पहुंच गया था।
जिसकी वजह से इस आइडिया को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए, फैल तो गया ही था यूरोप के अंदर, इसको और अच्छी तरह एम्पावर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका इन्होंने नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, सेकंड इंटरनेशनल नाम रखा। अब देखते हैं तो इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में देखते हैं। तो इन जर्मनी these associate workers closely with the work closely with the Social Democratic Party SPD and help it to win parliamentary election seats. By 1905 socialist and trade unions form a labor party in Berlin and in Britain and socialist party in France. तो हम देखते हैं आगे जाते जाते, जैसे जर्मनी में जो लोग सोशलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, वो इस पार्टी के साथ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करते थे और इन्हें पार्लियामेंट्री इलेक्शन सीट भी मिली। ठीक है, सोशलिस्ट लोग अब क्या है, पार्टी के साथ काम करके इलेक्शंस में और पार्लियामेंट के अंदर भी चले गए थे जर्मनी के अंदर। और 1905 तक सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन और इन्होंने साथ में मिलकर लेबर पार्टी बनाई थी ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने मिलकर क्या किया था, लेबर पार्टी बनाई थी ब्रिटेन के अंदर, और सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। और फ्रांस के अंदर क्या किया था, फ्रांस के अंदर जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी फ्रांस के अंदर। ठीक है, लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन पूरे तरीके से यूरोप पे कोई भी ऐसा देश पर्टिकुलर है ना, वहां पर पूरे तरीके से वो लोग नहीं आए थे सोशलिस्ट लोग। हाँ, माना कि वो लोग पार्लियामेंट में घुस चुके थे, अच्छी रिप्रेजेंटेशन भी थी, कुछ लीडर्स बहुत ज्यादा अच्छे भी दिखते थे, है ना, पार्लियामेंट में स्ट्रांग फिगर्स होती थी जो उन्हें सपोर्ट करते थे। इसकी वजह से इन स्ट्रांग फिगर्स से देखो वो कभी गवर्नमेंट तो बना नहीं पाए, लेकिन उनके जो आइडिया हैं वो लेजिस्लेचर में कहीं पे चल रहा है ना, कुछ चीज बनानी है, कोई रूल बनाना है या कोई चीज पॉलिसी बनानी है। अब वो ज्यादा नंबर में तो नहीं है, लेकिन जितने भी थे स्ट्रांग पर्सनालिटीज के साथ थे, तो कहीं ना कहीं उनके आइडिया ने शेप किया लेजिस्लेचर को, जो भी वो रूल वगैरह बनाते थे। बट गवर्नमेंट वॉज कंटिन्यूड टू बी रन बाय कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कौन लोग चला रहे थे, कंजर्वेटिव्स चला रहे थे, लिबरल्स चला रहे थे और रेडिकल्स चला रहे थे। मतलब गवर्नमेंट तो यही लोग चला रहे थे, जो कम मात्रा में थे वो सोशलिस्ट थे, लेकिन फिर भी सोशलिस्ट कभी ना कभी, जैसे कोई पॉलिसी बन गई उसमें कोई एक क्लॉज अपना डाल दिया, इस तरीके से वो धीरे धीरे शेप तो कर ही रहे थे। तो ये सारा हो गया सपोर्ट का। अब इसके बाद हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो सोशलिज्म के बारे में आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोग प्रभावित हुए, फिर लोग साथ मिलके 3 हिस्सों में बट गए, कंजर्वेटिव, लिबरल एंड अपने रेडिकल्स। हर किसी का अपना सपोर्ट था। आगे जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वर्कर्स जो हैं वो लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ जुड़ गए, बिकॉज वो क्या करते थे, बात करते थे वर्कर्स ठीक होने चाहिए। और फिर आगे जाकर सोशलिज्म आया यूरोप के अंदर, अलग अलग लोग अलग अलग देशों से सोशलिस्ट के बारे में बात करने लगे और धीरे धीरे उन्हें सपोर्ट मिला, और सपोर्ट मिलने के बाद वो कुछ हद तक पार्लियामेंट में भी चले गए थे। अभी तक जितनी भी कहानी थी यहाँ तक अटकती है। तो अभी तक सोशलिज्म हो गया है और हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर के दूसरे पोर्शन पे, कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। अब रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इन यूरोपियन स्टेट। रशिया जो है वो सबसे ज्यादा कम इंडस्ट्रियलाइज्ड था। जहां पर बाकी यूरोपियन स्टेट इतनी फास्ट प्रोग्रेस कर रही थी, वहां पे रशिया इस लेवल पे भी पहुंचा नहीं था। ठीक है, और सब कुछ चेंज हो जाता है। द डेट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है 1917 में। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 में। होता क्या है और क्या चीजें होती हैं उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा ताकि हम पूरी चेन को कनेक्ट कर सकें। तो कहानी शुरू होती है आपकी 1914 से। उस टाइम रशिया का एम्पायर कैसा था, ठीक है, रशियन एम्पायर कैसा था उसके बारे में पढ़ना। तो 1914 में सार निकोलस सेकंड रूल्ड द रशियन एम्पायर। तो सार निकोलस सेकंड जो थे वो रशिया के एम्पायर को रूल कर रहे थे।
एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस सार लिखा हुआ है ये नाम नहीं है, ये टाइटल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है ना, महाराजा धीराज बोलते हैं या फिर सुप्रीम रूलर या कुछ भी, वैसे ही रशिया के अंदर यहाँ सार जो है ये एक टाइटल है जो दिया जाता था। तो निकोलस सेकंड थे जो रशिया एम्पायर के उस टाइम राजा थे, उसे रूल करा करते थे। रशियन एम्पायर इंक्लूड्स करंट डे फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, parts of Poland, Ukraine and Belarus. It stretched to Pacific and comprises today's Central Asian state as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church. But the empire also includes Catholics, Protestants, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट्स। तो ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि उस टाइम रशिया कैसा था। तो एक एक करके बात समझते हैं। सबसे पहली बात, सार निकोलस सेकंड रूल करते थे। आज के टाइम पे जो फिनलैंड है, लैटविया है, लिथुआनिया है और ये एस्टोनिया है और पोलैंड के पार्ट्स हैं, यूक्रेन है, एक टाइम पे ये सारे के सारे, यानी ये वाली चीज जैसे यहाँ पे जो आज अलग है, ये एक टाइम पे क्या थे, ये रशिया के साथ ही थे। ठीक है, ये रशियन एम्पायर के अंडर ही आते थे। और आज के टाइम हम कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल जॉर्जिया, ठीक है, अर्मानियन, अजरबैजान, ये भी रशिया के ही टेरिटरी के अंदर आते थे। ठीक है, अब होता क्या है, अब हम चलते हैं वहां पे लोग रिलीजन कौन सा फॉलो किया जाता था। तो रिलीजन मेजॉरिटी रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चेस क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती थी। और ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी वो कहीं ना कहीं कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चेस से, वहां से ओरिजिनेट हुई थी और रशिया के अंदर से फिर रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च क्रिश्चियनिटी बना दिया गया था। बट द एम्पायर के अंदर और भी थे, कैथोलिक लोग भी थे, उसके साथ साथ मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। तो बहुत डाइवर्स अमाउंट में लोग रहते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग थे अलग अलग धर्मों को मानने वाले और बहुत ज्यादा बड़ा था उस टाइम रशिया। ठीक है, पैसिफिक पूरा है वो स्ट्रेच हो जाता था, वहां तक था। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी और सोसाइटी की, कि रशिया की जो इकोनॉमी थी और वहां की सोसाइटी थी उसके क्या हालचाल थे, तो उसके बारे में देखते हैं। तो रशियन पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। अब होता क्या है कि इतनी पुअर कंट्री, स्टार्टिंग में हर कंट्री ना एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होती है, तो वैसे ही रशिया था। रशिया क्या है, उस टाइम पे जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, मेजॉरिटी सारे लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे। 85% ऑफ रशियंस वर एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, वो खेती बाड़ी से ही अपना काम करते थे। और जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है, जितनी भी आपको इंडस्ट्री है वो पॉकेट्स में देखने को मिलती थी। अब ये पॉकेट्स क्या है यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा रशिया है, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, है ना, वहां पे क्या है, कुछ पर्टिकुलर जगह ही आपको इंडस्ट्री देखने को मिलती थी और जगह आपको इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलती थी। जैसे इन दो जगहों पे आपको इंडस्ट्री देखने को मिल जाती थी, लेकिन और जगह क्या होता था, आपको इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलती थी। तो छोटी छोटी एरियाज में इंडस्ट्रीज मिलती थी। एक मिनट मिटा देता हूँ। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। तो इंडस्ट्रीज जो है पॉकेट्स में देखने को मिलती थी। फॉर एग्जांपल सेंट पीटर्सबर्ग और उसके साथ मॉस्को के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिल जाती थी। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो भी हैं, जितना भी मेजॉरिटी प्रोडक्शन था, इनके अलावा जो भी छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजें होती है ना, अब कोई बड़ी चीज है वो तो इंडस्ट्रीज में ही होगी, वो यहाँ पे जाती थी। और जो बाकी सारी चीजें थी, मेजॉरिटी जितना भी प्रोडक्शन था वो क्राफ्ट्समैन होल्ड करते थे। अब क्राफ्ट्समैन क्या करते थे, अपने घर के बैकयार्ड के अंदर, उनके पास अगर कोई गराज वगैरह है उसके अंदर इन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप बना ली, वहां पे से प्रोडक्शन करते थे, वहां से बेच देते थे। तो ये चीजें चलती थी। ठीक है, रशियन रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सपैंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1890s के आते आते ज्यादा से ज्यादा रेलवे नेटवर्क जैसे ही रशिया का एक्सपैंड
हुआ क्या उसके बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ, अलग अलग फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, रशिया में लैंड खरीदने लग गए क्योंकि सस्ती मिलती थी, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, चीजें बढ़नी स्टार्ट हुई। एरिया, फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑल्सो इक्वल इन नंबर। और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते आते क्या हुआ, इतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा कि एक टाइम पे जो क्राफ्ट्समैन मेजर प्रोडक्शन करते थे और फैक्ट्री ओनर्स, दोनों का नंबर बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्रीज was the private property of industrialist. Government supervises large factories to ensure minimum wages and limited hours of work. ठीक है, होता क्या था, अब मोस्टली जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, प्राइवेट ओनर्स के थ्रू ओन करी जाती थी, ठीक है। प्राइवेट जो बंदे हैं उनकी प्राइवेट खुद की होती थी, तो पर गवर्नमेंट उनके ऊपर एक चेक रखती थी, ठीक है, कि मिनिमम आपको इतना वेज मिलना चाहिए, सभी लोगों को इतना वेज मिलना चाहिए, वो चेक करती थी सारी चीजें, ठीक है। मिनिमम वेज हो गया या लिमिटेड आवर्स तक ही काम कराना, ये नहीं है तुम 10-10 12-12 घंटे काम कराते रहो। लेकिन होता क्या था, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी थी कि रूल्स बीइंग ब्रोकन, और इतने सारे अब गवर्नमेंट क्या करती है, इतने सारों को नहीं हैंडल कर पा रही थी, तो गवर्नमेंट्स मेजॉरिटी में ना ये सारे रूल्स होते थे जो इंडस्ट्री के अंदर, ये सारे ब्रेक होने तय थे। आगे चलते हैं। अकोमोडेशन वेरी फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेंट्रीज। तो भाई जहां पे कम लोग हैं वहां पे रूम्स मिल जाते थे, जहां पे ज्यादा वर्कर्स होते हैं उनको डॉर्मेंट्रीज में। डॉर्मेंट्री मतलब इस तरीके से, ये आपको साइड में फोटो दिखा रखी है, यहाँ पे ऐसे बेड डाल रखे हैं इतने सारे, वहीं पे रहना, और इस तरीके से अकोमोडेशन भी 2 हिस्सों में बट गई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे है सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम। तो अब लेबर्स की बात करें, जो वर्कर्स थे वहां पे, तो कुछ लेबर तो ऐसे थे जो कहां से आए थे, जो विलेज से आए थे, विलेज से शहर में आ गए काम की तलाश में और इंडस्ट्रीज में जुड़ गए। तो और कुछ हुए डिवाइडेड बाय स्किल। और अब इनके साथ भी क्या होता था, अब ये जितने भी आए हैं, जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे गांव से आए थे। अब ये सारे क्या करते हैं, इनको भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते थे। कोई लकड़ी का काम करता है, उसे अलग तरीके से ट्रीट करना, ठीक है। कोई लोहे का काम करना तो वो बड़ा माना जाता था, उसको अलग तरीके से ट्रीट करना। तो इस तरीके से वर्कर्स भी जो है स्किल के बेसिस पे डिवाइड होते चले गए, ठीक है। वुमेन मेड अप ऑफ 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। अब 1914 आते आते वुमेन्स का पार्टिसिपेशन फैक्ट्रीज के अंदर बढ़ गया। 31% वुमेन्स काम कर रही थी फैक्ट्रीज के अंदर, लेकिन फिर भी दे वर पेड लेस देन मेन। लेकिन फिर भी आदमियों से उन्हें कम ही वेजेस मिलते थे, ये भी चीज गलत थी। डिस्पाइट डिवीजन, लेकिन देखो चाहे कितनी भी डिवीजन हो, वो क्या करते थे, जब भी कोई स्ट्राइक हड़ताल पे जाना होता था, किसी बड़े आदमी ने, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने किसी छोटे उसको परेशान कर दिया, उसे नौकरी से निकाल दिया, कुछ भी कम वेज ये वो, है ना, कभी भी स्ट्राइक करनी होती थी तब सारे लोग यूनाइट हो जाते थे। फिर वो लोग ना ये डिवीजन नहीं देखते थे कि हम लोहे का काम करते हैं, हम इसका काम करते हैं, वो ये सोचते थे हम वर्कर्स हैं, हम एक साथ मिलकर ही करेंगे। तो इस चीज को लेके एकता थी उनमें। In the countryside, peasants cultivate most of the land. The nobility, the crown, and the Orthodox churches owned large properties like workers and peasants too were divided. ठीक है, अब ये तो हो गई शहर की बात कि शहर में क्या हालत है, लेकिन जो गांव की बात करते हैं, कंट्री साइड में जो लोग रहते हैं, वहां पे भी क्या होता था, वहां पे भी मेजॉरिटी जितनी भी लैंड थी वो कौन ओन करते थे। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था कि नोबिलिटी ओन करती है, यहाँ पे भी नोबिलिटी और जो चर्च वाले लोग थे वो ओन करते थे। ये सिमिलैरिटी होगी, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, ये सिमिलैरिटी। तो जैसी हालत शहर में वर्कर्स की थी वैसी हालत यहाँ पे पीजेंट्स की थी, क्योंकि वो भी डिवाइड कर रखे थे, ठीक है। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू कॉज दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबल्स। तो भाई कुछ चीजों को छोड़ गए, वो है ना नोबल्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे। काम कराना है,
करा लो, हम तो नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड रहता था। ठीक है, वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उनका ये मानना था इन रशिया पीजेंट्स वांट द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। वो ये मानते थे कि ये जो इतनी सारी लैंड ये ओन करके रखे हैं, हम क्या करते हैं ना, ये हमें मिलनी चाहिए ताकि हम खुद उगाएं, अपना पेट भरें। इतने सारी लैंड ये एक रख के कर क्या लेंगे, है ना। अब होता क्या है, यहाँ पे बात आती है, रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर periodically and their commons divided it according to the needs of individuals family। ये लोग क्या करते थे ना, ये चीज सबसे अलग थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखे तो वो ये चीजें नहीं करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता था, वो काम कहते थे करने के लिए और वो करते रहते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहली बात तो नोबिलिटी के लिए कोई इज्जत नहीं है। वो ये चाहते थे कि सारी लैंड हमें मिल जाए। नोबिलिटी इतनी लैंड लेके करेगी क्या, ऑलरेडी उनके पास इतना सारा पैसा है, ये सब है। और एक चीज जो रशियन पीजेंट्स को सबसे ज्यादा अलग बनाती थी यूरोपियन से, ये लोग क्या करते थे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग फैमिली है। ठीक है, ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, ये अलग अलग पीजेंट्स की फैमिली है। इनके पास 2 बीघा लैंड है, 2 गज जमीन है, इनके पास 4 है, इनके पास कितनी है, 6 है। ये क्या करते थे, एक साथ अपनी लैंड को मिलाते थे, सारी लैंड को एक साथ लेके आते थे और एक साथ लाके उस पे कलेक्टिवली काम करते थे। और कलेक्टिवली काम करने के बाद जो प्रॉफिट इससे जनरेट होता था, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता था उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये चीज ये मानते थे। ठीक है, वो ऐसा करते थे। उनके पास जो भी लैंड होती थी लीज पे लेते थे वो, ठीक है, नोबिलिटी से, और फिर एक साथ मिला के, और जिसको जितना ज़रूरी है भाई, जिसके घर में ज़्यादा दिक्कत है किसी को खाने की या फिर कोई परेशानी आ गई है, तो उस हिसाब से उस बंदे को ज़्यादा शेयर मिल जाता था, और जो नॉर्मल है भाई, ठीक ठाक है, उनको थोड़ा कम मिल जाता था ताकि गुजारा होता रहे। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे, सोशलिज्म इन रशिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज वर इनलीगल इन रशिया बिफोर 1914। तो 1914 के दौरान रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। इट्स कंसीडर इनलीगल, कि भाई ये इनलीगल है। ठीक है, तो द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वाज फाउंड। तो 1898 में एक पार्टी बनी थी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, वर्कर्स ने मिलकर बनाई थी ये। ठीक है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इट हैड टू ऑपरेट एज एन इनलीगल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की इस तरीके की पॉलिसी आ गई थी कि आप इनलीगल कंसीडर कर दिया जाएगा अगर आप पार्टी बनाते हो तो ये इनलीगली चला रही थी अपना जो भी चला रही थी। अब आगे जाके होता गया, रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीजेंट्स कस्टम टू डिवाइड लैंड पीरियोडिकली। अब ये लोग सोचते हैं, जो रशियन जो भी सोशलिस्ट लोग थे वो ये सोचते हैं कि देखो, जिस तरीके से ये जो फार्मर्स वगैरह या पीजेंट्स काम कर रहे हैं, अपनी लैंड को एक साथ लेके आना और फिर है ना प्रॉफिट होने के बाद डिवाइड कर देना, ये तो बिल्कुल मतलब सोशलिस्ट वाला ही है। और ये बिना कुछ जाने कर रहे हैं, तो ये तो नेचुरल सोशलिस्ट कहलाए, है ना। तो ये मानते थे कि जो भी आगे जाके रेवोल्यूशन होगा या जो भी हम रेवोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, जितना भी चेंज होगा रशिया में, वो कहीं ना कहीं पीजेंट्स ही लेके आएंगे। पीजेंट्स मतलब मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। पीजेंट्स जो है वो मेन फोर्स निकलेंगे रेवोल्यूशन की। और इसीलिए ये पार्टी किस चीज़ से रिगार्डिंग बात करती है, पीजेंट्स के राइट को लेकर बात करती है। लेकिन कुछ ऐसे डेमोक्रेट्स थे वहाँ पे आगे जाके, जो इस तरीके की बात, जो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन वाली बात थी ना कि पीजेंट्स ही आगे जाके अच्छा करेंगे सब कुछ, पीजेंट्स ही मेन फोर्स हैं, ठीक है, वही आगे जाके कुछ बड़ा करने वाले हैं, इस चीज़ से ये खुश नहीं थे। उनमें से एक थे लेनिन। अब लेनिन को ऐसा लगता था कि पीजेंट्स जो हैं आर नॉट ए यूनाइटेड ग्रुप, इनमें कोई एकता नहीं है। वो ये मानते थे, लेनिन क्या मानते थे, सम वर पुअर एंड अदर वर रिच। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल नोबिलिटी है, नोबिलिटी ने एक बंदे को दिया, एक बंदे को दे दी जमीन, वो क्या करता था आगे जाके वर्कर्स
काम कराता था उनसे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोग अमीर थे और कुछ गरीब थे। सम वर्क एज लेबर्स वाइल अदर वर्क एज कैपिटलिस्ट, वही है, कुछ लोग लेबर की तरह काम कर रहे हैं और जो उनके ऊपर बैठे वो कैपिटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। हु एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो उन लेबर्स को काम दे रहे हैं। इस तरीके की डिफ्रेंसिएशन जो आ गई विद इन देम, दे कुड नॉट ऑल बी द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो लोग ऐसा कह रहे थे कि भाई ऐसी डिफरेंशिएशन है इनके अंदर, ये कैसे सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट बन सकते हैं। द पार्टी वॉज डिवाइडेड। अब इस तरीके की बात से दो गुट बन गए थे, ठीक है। एक तो वो था जो लेनिन की बात से एग्री करता था, है ना। ये दो पार्टी डिवाइड हो गई थी दो बंदों में। एक तो वो जो व्लादिमीर लेनिन, ये ग्रुप था बोल्शेविक्स का ग्रुप, जो उनके इशारों पे चलता था कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये तो बात सही है, पीजेंट्स थोड़ी करेंगे सब कुछ। और इनका ये मानना था इस बोल्शेविक के अंदर डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द मेंबर्स एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर्स। ये मानते थे कि बोल्शेविक्स का हम जो ग्रुप बना रहे हैं इसके अंदर हमें है ना डिसिप्लिन रखना चाहिए। हम भले ही कम बंदे अपने ग्रुप में लेके आए, ठीक है, लेकिन हम उन्हीं को लेके आएंगे जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होंगे। हमें कोई क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें कम मिले लोग लेकिन वो सारे अच्छे क्वालिटी के हों, एक ये मानते थे। दूसरे थे भाई मेंशेविक्स, दूसरा ग्रुप बन गया था मेंशेविक्स का, जो ये मानते थे कि भाई ये पार्टी है मेंशेविक्स की, कोई भी बंदा आ सकता है, ओपन टू ऑल। जैसे जर्मनी के अंदर था ना, ऐसे ही इन्होंने किया था कि भाई ये पार्टी सबके लिए खुली है, कोई भी आ सकता है, हम कोई ये चीज़ नहीं कर रहे। तो इस तरीके से दो ग्रुप बन गए थे, ठीक है। आगे जाके यही चीज़ डिस्पैरिटी क्रिएट करती है, आगे जाके यहीं से तकलीफें होनी स्टार्ट होंगी, कभी वो बन जाएगा कभी वो बन जाएगा। तो हम अब आगे देखते हैं। टॉपिक नंबर 2.4, अ ट्रिब्यूनल टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। तो अभी तक हमें पता है कि रशिया जो है वो क्या थी, एक ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब जहाँ पे राजा का राज हुआ करता था, है ना। अगली चीज़ है सार वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। तो सार के पास जितनी पावर थी, अब भाई वो राजा है, कुछ मर्जी करे, क्या जाता है, तो पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर। तो इस चीज़ को लेकर लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट या रेवोल्यूशनरीज, ये सारे लोग एक साथ आए और आके दे डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तुम्हारे पास इतनी सारी पावर है जो, वो उस पर एक चेक रखना चाहिए, तुम जो भी डिसीजन वगैरह ले रहे हो वो किसी के थ्रू होके जाने चाहिए, ठीक है। दे आर सपोर्टेड, ठीक है, बाय नेशनलिस्ट। और इस चीज़ को आगे जाके नेशनलिस्ट लोगों ने भी सपोर्ट किया कि हाँ भाई बात तो सही बोल रहे हैं, एक बंदे के हाथ में थोड़ी होनी चाहिए पावर। अब एंड और कई मुस्लिम डोमिनेंट एरिया थे, जिदादीज बोलते हैं, वो लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि इस्लाम में भी मॉडर्नाइजेशन हो, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो इन लोगों को बहुत जगह से सपोर्ट मिल रहा था और किंग जो है एक कोने में चला गया था क्योंकि कोई उसे सपोर्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ईयर 1904, अब ईयर 1904 में क्या हुआ, प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज क्विकली एंड रियल वेजेस वर डिक्लाइंड बाय 20%। प्राइजेस, जो भी रोजमर्रा का सामान हो गया लाइक खाना पीना, है ना, उनके प्राइस बहुत जल्दी बढ़ गए। और जो वर्कर्स को पैसे मिलने थे, ठीक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह इन सब में काम कर रहे हैं, उनकी जो वेज है उसमें 20% की कटौती कर दी गई, यानी उनके वेजेस को घटा दिया गया। अब वर्क्स, ये थी सेंट पीटरबर्ग के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ, 4 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, या फिर कुछ उल्टा सुना दिया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया, उनको बैडली ट्रीट किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्राइक आ गई। अब भीड़ पहले से ही भड़की हुई थी इन चीज़ों पे, ठीक है, उन्हें एक तो पैसा कम मिल रहा है, रोजमर्रा की चीज़ों के दाम भी बढ़ गए हैं, तो स्ट्राइक हो गई। अब स्ट्राइक के बाद क्या है, डिमांडेड अ रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स। उनकी क्या डिमांड्स थी, सबसे पहली कि काम करने का जो टाइम है, जो तुमने 10 से 12 घंटे कर रखा है, 8 आवर्स तक हो, जितना भी हो, इंक्रीज अ वेज, और हमारी जो डेली जो दिहाड़ी वगैरह है उसको बढ़ा दिया जाए। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, और जैसे ये गंदी वर्किंग कंडीशंस देते हो ना तुम, डॉर्मेंट्री इतनी गंदी होती है, या वॉशरूम्स इतने गंदे होते हैं, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें ठीक हो। तो भाई ये इस जितनी भीड़ थी इसकी ये सब मांगी थी। अब हुआ क्या,
तो फादर गैबोन करके एक है, वो क्या है, इन सारी भीड़ को लीड कर रहे थे और ये सारी भीड़ को लेके गए विंटर पैलेस के पास। अब विंटर पैलेस जहाँ पे मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे किंग रहता है, ठीक है। अब जैसे ही वो वहाँ पे गए तो देखो किंग के पास ऐसे कोई इतनी सारी भीड़ आएगी तो गार्ड्स चुप थोड़ी बैठेंगे, तो उन्होंने क्या किया, गार्ड्स ने अटैक करना चालू कर दिया, अटैक बाय द पुलिस, और पुलिस ने अटैक करना चालू कर दिया उनके ऊपर, जिसमें क्या हुआ 100 वर्कर्स वर किल्ड, 100 वर्कर मारे गए और 300 वर वुंडेड और 300 बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। द इंसिडेंट वॉज नोन एज ब्लडी संडे। अब ये चीज यहां से बन सकता है कि यार ब्लडी संडे क्या था और क्यों था, तो वो आप बता सकते हो। ये पूरा इंसिडेंट जहां पे इतना सब कांड हो गया, 100 बंदे मर गए, 300 बंदे घायल हो गए, इस पूरे इंसिडेंट को नाम दिया गया ब्लडी संडे, ठीक है। 1905 फिर उसके बाद 1905 के टाइम और भी कई जगहों पर सिमिलरली टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। स्ट्राइक्स जो है हर जगह पे चलती रही, ठीक है, अलग अलग जगह पे यही स्ट्राइक्स चलती रही, जिसकी वजह से लोगों ने यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने काम अपने बंद कर दिए कि भाई ये चीज़ तो गलत है, और डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और उन्होंने क्या कहा कि भाई हमें असेंबली चाहिए, हमें गवर्नमेंट चाहिए। अब ये सारी चीज़ें देखकर 1905 में सार निकोलस ने क्या कहा कि यार ले लो, वो डर गया था क्योंकि अब सारी पूरी जनता बेकाबू हो गई थी, अब वो कुछ भी कर सकती थी। तो उसने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बना लो। उस पार्लियामेंट्री असेंबली का नाम दिया गया डूमा। किस नाम से बुलाया गया? डूमा से, ठीक है। लेकिन अब राजा है, इजीली तो अपनी पावर छोड़ेगा नहीं, तो फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज एंड द री इलेक्शंस फॉर सेकेंड डूमा। 75 डेज के अंदर ही पहली जो डूमा बनी थी उसको राजा ने बोला कि नहीं यार ये तो गलत है, दूसरा इलेक्शन करते हैं, दूसरा डूमा बनाते हैं। तो 75 डेज के अंदर दूसरा इलेक्शन कर दिया बंदे ने, ठीक है। और विद इन 3 मंथ्स, और फिर क्या है 3 महीने बाद ही उसने क्या कहा कि यार ये भी चीज गलत है। 3 महीने बाद फिर थर्ड डूमा बनाई, थर्ड डूमा के इलेक्शन करे। इस तरीके से मतलब आगे टरकाता जा रहा था वो काम को, ठीक है। ये भी सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, आगे बढ़ाता गया, ठीक है। पैक्ड द डूमा कंजर्वेटिव पॉलिसीज, और इसकी वजह से जितने भी ये थे क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस थे, जो भी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, उनको तो अपने साथ रखा और इन लोगों को अब बाहर रखा कि यार तुम नहीं बनोगे। डूमा के अंदर जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, यानी जो किंग के जान पहचान के थे या उनकी फैमिली के थे, वही थे जिन्हें सारे प्रिविलेजेस मिल रहे थे। और जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उनको क्या किया, बाहर निकाल दिया गया। तो ये काम किया गया भाई। अब चलते हैं हम टॉपिक नंबर 2.5 पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ और रशियन एम्पायर किस तरीके से क्या चीजें हुई वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाई दो फ्रंट्स थे, है ना। एक थी अलाइड पावर्स और एक थी सेंट्रल पावर्स। अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ये तो होगी सारी सेंट्रल पावर्स, ठीक है। और जो ये है क्या कहते हैं फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये सब क्या है, ये हो गई अलाइड पावर्स। तो ये 2 हिस्सों में बट गया था भाई पूरा वर्ल्ड वॉर में, ये चीजें हुई थी। अब एक एक करके देखते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 इनिशियली वाज पॉपुलर, सब लोग कह रहे थे कि हाँ भाई ठीक है वॉर कर रहे हैं। अब होता क्या है कि मान लो अब हमारी फैमिली से कोई बंदा जा रहा है कहीं पे, है ना, कोई कंपटीशन करने जा रहा है और फैमिली में लड़ाई है, तो ऐसा तो नहीं होता कि मतलब हम किसी और को चीयर करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ठीक है, लोग क्या करते हैं जो नहीं भी हाँ हम इंडिया को सपोर्ट करें, ये चीजें होती हैं। मतलब पहले तो लोग यही सोच रहे थे कि यार कुछ नहीं तो सारे रशियंस तो हैं उनको ही सपोर्ट करना चाहिए। तो इनिशियली इसीलिए बहुत पॉपुलर होगी, ठीक है। सार निकोलस सेकंड, बाद में जाके चीजें गलत होने लगी। क्यों? क्योंकि सार क्या है, अब डूमा से कोई भी कंसल्टेशन नहीं करता था। अब कोई भी रूल बन रहा है, वॉर वैसे चल रही है, कोई भी चीजें हो रही हैं, पहली बात तो वो डूमा से बिल्कुल कंसल्ट नहीं करता था, वो सुनता ही नहीं था डूमा की बात। अब डूमा की बात नहीं सुनता था तो अब अगली चीज है
एक अलग चीज ये आती है कि सार की जो पत्नी थी, ठीक है, अलेक्जेंड्रा, वो जो थी वो जर्मन ओरिजिन की थी। अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई देखो हम जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहां पे रानी खुद जर्मनी से ही है, तो ये भी चीज गलत है। क्यों? अब अगर ये किंग अगर शह लेगा किसी की तो जर्मनी की शह लेगा। और आगे जाके रेप्यूटेड मेड फॉर द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, इस वजह से क्या हुआ कि ये चीज लोगों को फिर अच्छी नहीं लगी। वो बोले कि यार कैसा राज्य है ये, वो है ना, हम लड़ रहे हैं, ये तो उन्हीं के साथ होगा। तो ये चीज, इसकी वजह से ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 फ्रंट्स पे लड़ी जा रही थी, ठीक है। एक बार मैं जरा वो दिखाता हूं मैप। अब होता क्या है, जैसे ये मैप है ना, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 2 फ्रंट्स पे लड़ी जा रही थी। एक तो ये फ्रंट हो गया और एक ये फ्रंट हो गया, ठीक है। रशिया और फ्रांस एक साथ थे, तो 2 फ्रंट्स पे लड़ी जा रही थी। अब यहां से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ चीजें खराब हो रही थी। अब वो खराब क्या था वो देखते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट गो देयर। हाँ, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब 2 हिस्सों में लड़ी जा रही है। ईस्टर्न फ्रंट मतलब इस तरफ, और वेस्टर्न फ्रंट यानी उस तरफ। अब 2 हिस्सों में लड़ी जा रही है। तो रशिया से आर्म लॉस बैडली। अब होता क्या है कि रशिया की तरफ से जो वॉर लड़ी जा रही थी ना, वहां पे जर्मनी बहुत ज्यादा काबू कर रहा था, है ना। वो तुरंत की तुरंत लड़े जा रहा है, सोल्जर्स को रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा। और जिसकी वजह से आगे जाके क्या हुआ, रशिया के जो जितने भी ट्रूप्स थे वो बहुत गंदे तरीके से हारे वो वॉर। बैडली टू जर्मनी, ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज। अब 7 मिलियन लोग मर गए, ठीक है, जिनमें से और फिर क्या हुआ, 3 मिलियन वर रेफ्यूज। अब और बाकी जो 3 मिलियन थे वो रेफ्यूज हो गए। अब ये रेफ्यूज का क्या सिस्टम है ये बताता हूं। अब होता क्या है, यहां से जर्मनी हावी हो रहा था, वो क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। 1 मिनट में क्लियर करके बताता हूं। हाँ, यहां से जर्मनी जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और फ्रांस के जितने भी हैं उनको पीछे धकेलता जा रहा है। अब पीछे जैसे ही वो पीछे धकेल दिए जाते थे ना, वो क्या करते थे रशियन कि भाई आज हमें यहां से छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो पीछे की जो लैंड बच गई, इसको बिल्कुल भी क्या करते थे, बिल्कुल जला देते थे और खत्म कर देते थे कि भाई जर्मनी वाले आ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, हम इस लैंड को बेकार कर देते हैं ताकि वो इसको यूज ही ना कर पाए कोई रिसोर्स को। तो जिसकी वजह से जो यहां पे लोग थे वो क्या हो गए, वो रेफ्यूज बन गए, रेफ्यूजीज बन गए। तो ये चीजें हुई थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो 3 मिलियन वर रेफ्यूजीज इन रशिया। अब हुआ क्या, वॉर हैड अ सीवियर इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। अब जंग की वजह से इंडस्ट्रीज पे भी बहुत भारी नुकसान देखने को मिला, ठीक है, बहुत गंदा इंपैक्ट आया। इंपैक्ट क्या था वो देखते हैं। जर्मनी कंट्रोल्स ऑफ द बाल्टिक सी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिस्ट्रॉयड। अब होता क्या है, जैसे ये रशिया है ना, रशिया के पास कोई भी चीज आती है तो यहां पे एक छोटा सा नैरो चैनल था, किसका, सी का। अब इस सी के नैरो चैनल को जर्मनी होता है वो एक्वायर कर लेता है और इसको हटा देता है। अब रशिया के पास कोई चीज पहुंचनी है, ठीक है, रशिया के पास जैसे मान ले पूरा रशिया हो गया, तो रशिया के पास कोई चीज अगर पहुंचनी है तो वो क्या करते थे, ये रास्ता था, लेकिन अब उन्हें क्या करना पड़ता था, पूरा इस तरीके से क्रॉस करके पीछे से आना पड़ता था। और सर्दियों का टाइम वैसे था तो पूरा ऊपर की तरफ क्या है, वो ग्रीनलैंड वगैरह और ये सारी चीजें है ना, तो इसकी वजह से क्या होता था, ये भी फीजिबल नहीं था। तो इंडस्ट्रीज के गुड्स भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे, तो ये चीज गलत थी। इक्विपमेंट जो है बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजेनरेट्स बाय 1616, रेलवे लाइंस बिगिन टू ब्रेक डाउन। रेलवे की जो लाइंस थी है ना, अब मेटल की हैं, उन्हें रेगुलरली पॉलिश वगैरह करना, उनकी मेंटेनेंस भी जरूरी है। मेंटेनेंस हो नहीं पा रही है, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है, तो रेलवे की जो पटरियां थी ये भी टूटनी शुरू हो गई, ठीक है।
लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कर्स प्रोड्यूस असेंशियल वर शट डाउन। इसकी वजह से क्या हुआ, लेबर है जो लोग काम कर रहे हैं उसकी शॉर्टेज हो गई। क्यों शॉर्टेज हो गई, और जितने भी क्राफ्ट्समैन थे उनने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या थे, ये सारे मेल थे। अब मेल तो जा चुका है भाई लड़ने, तो अब कौन करेगा। तो इसी वजह से छोटे प्रोडक्शंस भी बंद हो गए, ऊपर से जो लेबर्स थे वो बंद हो गए। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड आर्मीज। अब होता क्या था कि जितना भी खाना आता था राजा क्या करता था, सबको लेके आर्मी को दे देता था कि भाई लो खाओ लड़ो, है ना। और जो नॉर्मल बच्चे रह गए वहाँ पे, बच्चे औरतें और भी कोई और भी 2-4 लोग रह गए वहाँ पे, उनका क्या होता था, उनको खाने को नहीं मिलता था। तो इसकी वजह से शॉर्टेज आ गई बहुत ज़्यादा। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगार्ड। अब पेट्रोगार्ड क्या है, तो पेट्रोगार्ड उस टाइम पे कैपिटल थी। अब पेट्रोगार्ड के लिए आपको इसका लेआउट समझना बहुत ज़रूरी है। तो पेट्रोगार्ड इस तरीके से थी, बीच में जो है वो रिवर के थ्रू सेपरेटेड थी, ठीक है। अब एक साथ पढ़ते, कैपिटल पेट्रोगार्ड। वर्क क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज आर लोकेटेड ऑन द राइट, वो राइट में प्रेजेंट थे। जो भी फैक्ट्रीज वगैरह है ना वर्कर्स की, वो फैक्ट्रीज हो गई या जो भी वर्कर्स का रहने का एरिया है वो यहाँ पे था। और लेफ्ट साइड फैशनेबल एरियाज, जो पैलेस वगैरह था वो लेफ्ट साइड पे था। तो इस तरीके से 2 हिस्सों में बटा हुआ था भाई सारा सिस्टम, ठीक है। लेफ्ट बैंक के ऊपर फैशनेबल एरियाज थे जैसे कि विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग, और इनफैक्ट जो प्लेस जहाँ पे डूमा की मीटिंग होती थी वो भी यहीं पे था, ठीक है। तो मीटिंग प्लेस भी यहीं कहीं था। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ मतलब छोटे तबके के लोग रहते थे। और इस बीच में जो ये रिवर है, इसका रिवर का नाम क्या हो गया, रिवर नीवा। नीवा रिवर का नाम हो गया। अब होता क्या, फूड की शॉर्टेज हो गई और विंटर भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। और इस चीज़ को लेके पार्लियामेंट्री विशेष, और आगे जाके क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या था कि पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन करना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि अब इलेक्शंस का टाइम आने वाला था। लेकिन जो सार था उसने ये सोचा कि यार मैं क्या है, अब टाइम अच्छा है, मैं डूमा को हटा ही देता हूँ। तो वो क्या चाहता था कि यहाँ से डूमा बिल्कुल ही हट जाए, ताकि उसकी जो पावर को चेक में रखते हैं, अब भाई पावर मुझे वापस मिल जाए। होता क्या है, अब 22 फरवरी में एक लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। अब ये लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया जाता है, क्योंकि जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। यहाँ पे जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनने स्ट्राइक कर दी है। तो यहाँ पे लुकआउट नोटिस क्यों जाता है, क्योंकि स्ट्राइक के दौरान मैनी फैक्ट्री वुमेन लेड बाय टू स्ट्राइक दिस केम टू बी नोन एज। अब जो ये स्ट्राइक थी इसमें बहुत सारी वुमेन्स भी थी, ठीक है। फैक्ट्री वुमेन्स वर लीड द वे टू स्ट्राइक। अब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था, तो इस डे को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। होता क्या है, वर्कर्स जो हैं वो जाते हैं और वो क्रॉस करके कैपिटल के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो इस रिवर को क्रॉस करके वो यहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग करते क्या है, कैपिटल में जैसे ही पहुँचते हैं तो नेविस्की प्रोस्पेक्ट देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कर्फ्यू लगा देती है। गवर्नमेंट जैसे ही वो कैपिटल में घुसते हैं, जहाँ पे और फैशनेबल एरिया में घुसते हैं, गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई कर्फ्यू लग गया है यहाँ पे। और कर्फ्यू लगाने के बाद डिस्पेयर और क्या करती हैं, सारी की सारी कर्फ्यू लगाने के बाद लोग सोचते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है। तो 24 और 25 को कैवलरी और पुलिस वालों को बुला लिया जाता है। तो आर्मी और पुलिस को बुला लिया जाता है, बोलते हैं कि भाई इन पे नज़र रखो ये क्या करते हैं। अब होता क्या है कि यार ये चीज़ें होती है, लोग वापस चले जाते हैं कि यार इनने तो कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, अब आर्मी भी आ चुकी है, ये भी आ चुके हैं। आगे जाके अब बात करते हैं संडे की। 25 फरवरी को क्या होता है, गवर्नमेंट सस्पेंडेड डूमा। अब सार वही काम करता है, वो क्या करता है, डूमा को हटा देता है। मैं भाड़ में जाऊँ, मैं अब डूमा की बात नहीं सुनूंगा, डूमा को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिशियंस, अब लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हो जाते हैं कि यार तुम डूमा को कैसे हटा सकते हो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, दोबारा से सारे लोग वापस आ जाते हैं, 26 को वापस आ जाते हैं, वापस से अपने उसी एरिया से, यहाँ से रिवर क्रॉस करके दूसरे साइड पहुंच जाते हैं। और 26 ऑन 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रेंसेक।
रेंसेक ब्रेड वेजेस। अब क्या करते हैं भाई, 27 को भाई वो पुलिस स्टेशन में घुस के वहां पे एक दूसरे को, मतलब पुलिस वालों को मार देते हैं ये वो। और उनकी सिंपल डिमांड्स क्या होती हैं स्ट्राइक के दौरान, कि भाई ये जो ब्रेड है इसका दाम कम हो, और जो वेज इन्हें मिलता है, दिहाड़ी मिलती है, उसे अच्छा मिले, और आवर्स इतने घंटे में काम कराया जाता है बेफालतू में, उसे थोड़ा कम किया जाए, एंड डेमोक्रेसी मिले भाई। तो ये कुछ 1, 2, 3 और 4 डिमांड्स होगी इनकी। 4 डिमांड होने के बाद अब क्या करता है, सार को फिर बोलता है कि मैं एक बार फिर आर्मी बुला लेता हूं। वो क्या करता है, फिर आर्मी बुलाता है, लेकिन दे रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोक्रेट्स। लेकिन वो क्या करते हैं, वो नहीं बोलते भाई हम तो नहीं, तुमने हमें बुला लिया, मारो ही नहीं। वो कहते हैं भाई हम तो नहीं मार सकते, ठीक है। सोल्जर्स एंड स्ट्राइक वर्कर्स वर गैदर एंड फॉर्म अ सोवियत, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं हड़ताल में। राजा ने अपने प्रोटेक्शन के लिए बुलाए थे, वो भी उसके अगेंस्ट हो गए और वो भी हड़ताल में जुड़ जाते हैं। हड़ताल में जुड़ने के बाद ये सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं, सोवियत या काउंसिल, जो भी बोल सकते हो आप। तो डेमोक्रेट्स और ये वर्कर्स और आर्मी, ये सारे मिलकर सोवियत बनाते हैं। अब ये पेट्रोगार्ड में बना था, तो इसका नाम क्या डालते हैं हम, पेट्रोगार्ड सोवियत, ठीक है। इसका नाम हो गया पेट्रोगार्ड सोवियत। अब होता क्या है, सार मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू अबडिकेट। तो लोग क्या कहते हैं कि भाई, आर्मी वाले बोलते हैं सार को कि भाई अब तो तेरा बचना तो मुश्किल है, अब तो छोड़ ही दे राजगद्दी, ठीक है। तो होता क्या है, इस तरीके से वो राजा को हटा देते हैं। 2 मार्च फॉर्म अप, और इस तरीके से 2 मार्च को वो क्या बनाते हैं, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट किस लिए, ताकि वो कंट्री को चला सके। अब कंट्री को चलाते हैं तो आगे जाके क्या होता है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन बॉट डाउन द मोनार्की ऑन फेब्रुअरी 1917। तो इस तरीके से फेब्रुअरी 1917 में ये रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ और मोनार्की को पूरे तरीके से गिरा दिया गया, वो भी रशिया में। अब फेब्रुअरी के बाद भी ऐसी चीजें हुई, ठीक है। अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट मिल गई तो अब सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं। चीजें हुई, पहले वो देखते हैं। सबसे पहले जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते है ना, एसोसिएशन नहीं करा सकते, वो उन सबको हटा दिया गया, वर रिमूव्ड। अब रिमूव के साथ साथ ऑन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। अब भाई लेनिन के टाइम पे क्या किया था सार ने, उसे है ना देश निकाला दे दिया, मैं तुम बाहर जाके रहो फोर्सफुली, तो एग्जाइल में डाल दिया था। अब जैसा कि उन्होंने देखा कि मेरे देश में तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है ना, लड़ाई वड़ाई ख़त्म हो गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई है, तो वो एग्जाइल से वापस आ गए। कौन, व्लादिमीर लेनिन। ये कौन थे, बोल्शेविक के लीडर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ बातें आगे रखी। दे डिसाइड दैट वॉर मस्ट क्लोज, कि भाई वॉर नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ इन्होंने ये बताई। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि जितनी भी लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाए, और बैंक्स हैं वो नेशनलिस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये 3 डिमांड थी। क्या क्या पहली डिमांड थी कि वॉर नहीं होनी चाहिए, वॉर शुड बी क्लोज। दूसरी डिमांड कि पीजेंट्स को सारी लैंड ट्रांसफ़र कर दी जाए, और तीसरी डिमांड कि जो भी बैंक्स हैं वो नेशनलिस्ट के पास चले जाएं। तो इन 3 डिमांडों को आगे जाके नाम दिया गया द अप्रैल थीसिस, ठीक है। अब भाई एकदम से है ना ये 3 डिमांड बोल दी गई, तो बोल्शेविक पार्टी वाले हैं लोग, क्या बोल्शेविक पार्टी ने ये सारी चीजें बोल दी, तो कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सरप्राइज होगी, यार अब ये 3 डिमांडें हैं, हम ऐसे कैसे मान लें। लेकिन आगे जाके भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये चीजें माननी पड़ी, ठीक है, क्योंकि आगे जाके स्थिति इस तरीके से बन चुकी थी कि भाई मानना ही पड़ेगा अब तो डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। लेकिन उसके बाद आने वाले महीनों में कुछ ऐसी चीजें बनी जिसकी वजह से प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये सारी चीजें माननी पड़ी, ठीक है। थ्रू द समर के टाइम पे वर्कर मूवमेंट स्प्रेड, वर्कर्स की मूवमेंट स्प्रेड हो गई। बिगिन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रीज रन देयर फैक्ट्री।
अब इनकी ये बोल रहे कि यार इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करनी है, ये किस तरीके से फैक्ट्री चलाते हैं। तो यूनियन ट्रेड ग्रो इन नंबर ऑफ सोल्जर्स वर फॉर्म्ड इन द सेम आर्मी इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंड representative from all over Russian council of Soviet. The provisional government saw it power reduced. अब होता क्या भाई, धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट पे ही सवाल खड़े करने लग जाते हैं। सवाल खड़े करने लग जाते हैं तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को क्या दिखता है कि भाई अब तो हम पावर में आए थे, ठीक है, अब ये हमारी पावर को घटाने लग रहे हैं। लोगों ने ना जगह जगह से अलग अलग लोग भेजे, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, जिनकी वजह से प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि यार हमारी पावर रिड्यूस होने लग रही है। अब होता क्या है मैं बताता हूँ। पावर चाहे किसी के भी हाथ में आए, है ना, पावर हर किसी को करप्ट कर देती है। ऐसा सब हर किसी के साथ होता है। कोई भी बंदा पावर में है ना, वो हमेशा चाहता है कि मैं पावर में ही बना रहूं, मुझे कोई हटाए ना उस जगह से, मुझे प्रिविलेज मिलता रहे, ठीक है। जैसे मान लो बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी आज रूलिंग पार्टी है तो मान लो अब बीजेपी ये थोड़ी चाहेगी कि उसका कार्यकाल खत्म हो जाए, ठीक है, वो तो यही चाहेगी और एक्सटेंड होता रहे, ठीक है। तो पावर से करप्ट हो जाती है। यही सेम चीज प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ हुई और इस चीज को देखकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर लेने चालू कर दिए। लेनिन को पता चला कि भाई ये लोग मेरी तो सुनने वाले हैं नहीं, तो उनने क्या सख्ती करनी चालू कर दी। अब ये तो था कंट्री के अंदर क्या होने लग रहा है। अब कंट्री साइड में क्या चीजें हो रही थी, मतलब गांव वगैरह में। मीनवाइल इन कंट्री साइड पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर pressed from the redistribution of land communities were formed. Peasants seized land between June and June. तो होता क्या है, अब कंट्री साइड के अंदर जितने पीजेंट होते हैं ना, जितने भी खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अपने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर के पास आते हैं और उनसे छीनना चालू कर देते हैं, लैंड को छीनना चालू कर देते हैं, जो भी नोबिलिटी वाले लोग होते हैं। ये रहा, पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। जुलाई और सितंबर 1917 के बीच वो क्या करते हैं, इस तरीके से लैंड को सीज करना चालू कर देते हैं। अब ये आपको क्या दे रखा है, ये एक फोटो दे रखी है, देखो उस टाइम की। उस टाइम होता क्या था, देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट को पता चला कि भाई हमारी पावर कम होने लग रही है, तो जो भी बंदा उल्टा बोलता दिखे ना तो उसको मार दो। तो जो लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट करते थे उनके खिलाफ, उनको ये मार देते थे। कौन? प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले। तो अब हम देखते हैं व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। तो अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंजेस आए, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके चलते हैं। इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं, सब के सब क्या हो गए थे, नेशनल लेवल पे हो गए थे कि हाँ अब नेशन वाइड कोई भी यूज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो कोई भी ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो इन सब की किसने ले ली थी, गवर्नमेंट ने ले ली थी। एंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। इसके और लैंड को क्या किया गया था, एक सोशल प्रॉपर्टी बता दी थी और पीजेंट्स को कह दिया गया था, जितने भी गांव में लोग रहते थे, कि तुम लोग जाओ नोबिलिटी की जमीन अब ले सकते हो, ठीक है, हड़प लोन की जमीन। Bolsheviks enforced the partition of large homes according to the family requirement। तो फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब एरिया है, सबको घर अलॉट हुए। कोई बड़ी फैमिली का है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो थोड़े बड़े घर में रहेंगे, जो छोटी फैमिली हो छोटे उसमें रहेंगे। अब ये नहीं है, किंग वाला सिस्टम नहीं है कि भाई एक या दो ही बंदे रह रहे हैं इतने बड़े पैलेस में। उस चीज को बिल्कुल खारिज कर दिया गया था। दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। वो क्या कहते थे कि पहले के टाइम पे जो टाइटल्स यूज होते थे, ठीक है, जैसे हमने अभी रशिया एम्पायर के अंदर देखा, सार था ना, सार एक टाइटल था, सार निकोलस सेकंड। तो सार उसमें एक टाइटल है। अब ऐसे टाइटल्स यूज नहीं होंगे, ठीक है, जो किसी को ऊंचा दिखाए किसी को नीचा दिखाए, कोई टाइटल यूज नहीं होगा। तो सब बराबर थे। arrest the changed new uniform wear designs for the army and officials।
तो चेंज को दिखाने के लिए जो आर्मी और ऑफिशियल्स की ड्रेस है उसके अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस की गई। तो मॉडिफिकेशंस क्या थी, ये नीचे लिखा हुआ है सोवियत हैट, जो आप ये हैट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हैट है वो नई डाली गई थी यूनिफॉर्म के अंदर, ताकि ये चीज़ दिखाई जा सके कि अब जो है अब इस तरीके से बॉल्शेविक्स लोगों की पार्टी है, अब पूरा देश भी नेशनलिस्ट हो चुका है। तो इसीलिए चेंज को डिपिक्ट करने के लिए आर्मी के अंदर ये चीज़ डाली गई थी, ठीक है। अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ है द बॉल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बॉल्शेविक्स ने अपनी पार्टी का नाम चेंज करके क्या नाम रख लिया था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। इन नवंबर 1917 द बॉल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट। अब हुआ क्या, नवंबर 1917 के अंदर ये बॉल्शेविक्स लोग थे, इन्होंने इलेक्शन कराया फिर से, लेकिन इलेक्शंस में इस बार ये जीते नहीं, इनको मेजर बहुमत नहीं मिली। अब होता क्या है, कोई भी बंदा अगर पावर में है, ठीक है, हमारे यहाँ का एग्जांपल ले लो, कोई भी बंदा पावर में है, फॉर एग्जांपल बीजेपी पावर में है। अब बीजेपी मान लो कल कोई इलेक्शन नहीं जीतती है, कोई और जीत जाती है, तो बीजेपी को क्या ये चीज़ अच्छी लगेगी? ऑफ कोर्स नहीं लगेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई कि बॉल्शेविक्स ने कंडक्ट कराया लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बॉल्शेविक्स मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। अब हुआ क्या, जनवरी 1918 में असेंबली ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये जो इलेक्शन थे इस बार ठीक नहीं हुए, तो ये सब चीज़ें गलत है, हम दोबारा इलेक्शन करेंगे, ठीक है। लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। He thought all of the Russian communists and Soviets were more Democrats than the assembly elections is इन्होंने सिर्फ ये चीज़ बोली कि असेंबली जो है इस बार कुछ फेरबदल हो गई है, ठीक है। कोई भी अनसर्टेन कंडीशंस थी जिनमें असेंबली के नए इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए, हम नहीं मानते, दोबारा कंडक्ट कराओ। तो वही चीज़ है, बहाना मार रहे थे ये लोग। आगे पढ़ते हैं। इन मार्च 1918 despite opposition by the political alliance, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the year Bolsheviks become the only party to participate in the elections. तो हुआ क्या, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी मार्च 1918 के दौरान क्या हुआ, जर्मनी के साथ इन्होंने क्या कर लिया, अपनी अलायंस बना ली, उसके साथ पीस मेंटेन कर ली इस जगह पे। और हुआ क्या, आने वाले कुछ सालों के अंदर ही बॉल्शेविक्स इन दैट ईयर बॉल्शेविक बिकम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। और फिर क्या हुआ, इन्होंने सारी की सारी पार्टीज को दबा दिया होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ यही पूरा रशिया सिर्फ एक पार्टी के अंडर आ गया, वो एक पार्टी कंट्रोल करेगी, इस तरीके से इन्होंने कर लिया। अब आगे क्या हुआ, रशिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट। तो पूरी रशिया एक ही पार्टी के थ्रू चल रही थी। आगे देखते हैं। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। तो जितनी भी ट्रेड है, कोई भी ट्रेड्स होने लग रही है देश के अंदर, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, वो सब कुछ कौन इस पार्टी के अंडर आ गया था, सीक्रेट पुलिस। अब इन्होंने क्या, एक सीक्रेट पुलिस भी बना दी थी, जो अब ये पूरी गवर्नमेंट है, इन्होंने सीक्रेट पुलिस भी बना के और पूरे स्टेट के अंदर फैला दी थी। ये उन सीक्रेट पुलिस का नाम है, जैसे NKVD और OGPU, ये सारे के सारे नाम है, ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं। और ये क्या करते थे, पनिशेस हु क्रिटिसाइज द बॉल्शेविक्स। तो इनकी पार्टी के बारे में कोई भी उल्टा बोलता दिखे उसे पकड़ लेते थे और इसे फिर पनिश करते थे, ठीक है। यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टीज बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। तो भाई कई सारे जितने भी आर्टिस्ट वगैरह लोग थे ये रैली वगैरह भी करते थे, क्योंकि इनको तो लगता था कि पार्टी जो है वो किस चीज़ के लिए बनी थी, कि सोशलिज्म से रिलेटेड बनी थी, और अब ये हमें ही दबा रहे हैं। बट मैनी बिकम डिल्यूशनल एंड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ। सब लोग यही सोचते थे कि भाई ये लोग एक टाइम पे सही है, ठीक है, ये जो पार्टी बनी है ठीक है, ये क्योंकि सोशलिज्म के आइडिया पे बेस थी। लेकिन लोगों को क्या है, फिर बाद में अजीब भी लगने लगा कि ये सब हो क्या रहा है। अब
इन्हें क्या लगा कि भाई एक टाइम पे ये पार्टी सोशलिज्म की बात करती थी, ये एक टाइम पे ये पार्टी इतना अच्छा वो करती थी, कंट्रीब्यूशन है ना, सब कुछ इतना अच्छा चलता था। लेकिन अब क्या है, इन्होंने हमारे ऊपर सेंसरशिप लगा दी, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि ये पार्टी करना क्या चाहती है। अब आगे जाके यही चीज़ें होके सिविल वॉर छिड़ जाती है। सिविल वॉर क्यों छिड़ जाती है? सबसे पहले तो बॉल्शेविक्स थे। अब एक ही पार्टी पूरे के पूरे स्टेट को रूल करेगी तो वो चीज़ तो गलत है ना। वो उस चीज़ के ऊपर ही अब और भी पार्टीज बनी और पूरे के पूरे सिविल वॉर हो गया पूरी स्टेट के अंदर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? जब देश के अंदर ही आपस में लोगों में लड़ाई होने लग जाए। तो अब सिविल वॉर की चीज़ें देखते हैं। रशियन आर्मी begins to break up, ठीक है। द रीडिस्ट्रीब्यूशन, नॉन बोल्शेविक्स, सोशलिस्ट, liberals and supporters of autocracy commended the Bolsheviks uprising। अब सिविल वॉर की शुरुआत होती है भाई। स्टार्टिंग में आर्मी जो है वो डिवाइड होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी वो लोग थे जो गांव से आते थे। अब उन्हें पता है लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लग रहा है, हम अब नोबिलिटी से ज़मीन ले सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं जो गांव से थे वो गांव जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें भी लैंड चाहिए थी, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेकअप होने लग गया अब, और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था इसीलिए। अब देखते हैं। नॉन बोल्शेविक्स, सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कमेंट्स टू द बोल्शेविक्स अपराइजिंग। जितने भी नॉन बोल्शेविक लोग थे, ठीक है, जो उस पार्टी के नहीं थे और सोशलिस्ट थे और या लिबरल्स थे या फिर जो पहले से सपोर्ट करते थे कंजर्वेटिव टाइप्स, जो ऑटोक्रेसी के सपोर्ट में थे, ये सारे क्या करते हैं, ये बोल्शेविक्स के अपराइजिंग को रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई ये और पावर में नहीं आने चाहिए। होता क्या है, बोल्शेविक्स अपने आप को रेड बताते हैं, ठीक है, और सोशलिस्ट और रेवोल्यूशनरी लोग जो होते हैं वो क्या बताते हैं, वो अपने आप को ग्रीन बताते हैं। और जो ये होते हैं वाइट्स, कौन होते हैं, जो पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, ये हैं प्रोटेस्टेंट्स। ये क्या करते हैं, अब एक एक करके बात करते हैं। मैंने ग्रीन मार्क उनके लिए कर रखा है जो चीज़ें इन्होंने की थी। क्या किनने? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लोगों ने की थी। येलो उनके लिए है जो मतलब वाइट्स ने की थी, और रेड उनके लिए जो रेड ने मतलब बोल्शेविक लोगों ने की थी। तो एक एक करके देखते हैं। तो सोशलिस्ट लोगों ने क्या किया, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। दे वर बैक्ड बाय फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड जापान ट्रूप्स। तो हुआ क्या, ये सोशलिज्म का आइडिया तो फैल ही रहा था, तो इनको सपोर्ट भी मिला किस किस से, फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से और जापानीज ट्रूप से। वरीड ऑफ द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। और क्योंकि इनका सपोर्ट क्यों मिला, क्योंकि ये क्या देख रहे थे कि सोशलिज्म का भाई ग्रोथ होने लग गया ना और ज़्यादा, तो इसीलिए उसकी ग्रोथ को है ना हिंड्रेंस ना पहुंचे या फिर ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए। अब देखते हैं। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, लूटेड एंड फार्म्स बिकेम कॉमन। तो भाई हुआ क्या, अब ये चीज़ें देखो, यहाँ पे अब और भी ट्रूप्स आ गए हैं, ऊपर से बोल्शेविक पार्टी के लोग भी हैं, उनके पास भी अपनी एक आर्मी है। तो इस तरीके से लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई छिड़ने के बाद क्या है, अब लड़ाई होती है तो देश में लूटपाट भी मचती है। होता क्या है, they had to seize land, lose in popular support non Bolsheviks, जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं नॉन बोल्शेविक्स को कहते हैं यार तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी, हैं, इतने सारे लोगों को हमारे देश के अंदर ले आए, अब देश के अंदर ही लड़ाई हो रही है और किसी का कुछ जा तो रहा नहीं है, उल्टा हमें ही लूटते जा रहे हैं, इससे अच्छा तुमने ये करा क्यों, जिसकी वजह से अनपॉपुलर हो गए। द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। बोल्शेविक्स लोग क्या करते थे, मोस्टली जितना भी रशियन एम्पायर वो लोग वही लीड कर रहे थे, कॉर्पोरेशंस थे उनके पास, नॉन बोल्शेविक नेशनलिस्ट थे, और जो भी मुस्लिम जदादिस कॉर्पोरेशन थी ये भी यही ओन करते थे, ठीक है, इसको भी यही कंट्रोल करते थे। अब आगे देखते हैं हुआ क्या। इन खेवा इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक्स कम्युनिस्ट ब्रूटली मैसिकार्ड लोकल नेशनलिस्ट एंड नेम द डिफेंस ऑफ सोशलिज्म। और इन्होंने क्या किया था भाई, बोल्शेविक्स लोगों ने यहाँ से दूसरी जगह गए, रशिया के अंदर ही दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, खेवा के अंदर जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे, ठीक है, जो मतलब अपोज वगैरह करेंगे इन्हें, उनको इन्होंने मार दिया। ये कह के कि भाई ये लोग ना, ये नेशनलिस्ट है ना, ये हमारे लिए खतरा है,
ठीक है, तो इसीलिए हमने इन्हें जान से मार दिया। तो ये चीज सोचकर क्या हुआ, इन दिस सिचुएशन मेनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स। तो लोग सोचने लगे कि यार हमने तो इसकी गवर्नमेंट, बोल्शेविक्स की गवर्नमेंट बनवाई थी, लेकिन ये चाहते क्या हैं हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, नेशनलिस्ट, मतलब नेशनलिस्ट लोगों को मार रहे हैं कि सोशलिज्म से फर्क, मतलब इनको है ना खतरा है सोशलिज्म को इन लोगों से। तो ये चीज़ काफ़ी गलत होने लग रही थी, लोग भी एक बार को कंफ्यूज थे कि करना क्या चाहते हैं, इनका मोटिव क्या है। तो आगे देखते हैं। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autocracy in Soviet Union। अब भाई सोवियत यूनियन के अंदर यही चीज देख के क्या हुआ, मेजॉरिटी उन लोगों को क्या किया गया, उन लोगों को सिलेक्ट किया गया जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट है, ठीक है, और उन्होंने अपनी पॉलिसीज वगैरह बनाई, अपने पॉलिटिकल अपनी चीजें दिखाई, जिसकी वजह से आगे क्या होता है वो देखते हैं। बट since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh disagreement of nomads, attempts to win over different nationalists were only partly successful। अब होता क्या भाई, दिसंबर 2022 के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं, उन्हें पता है भाई बोल्शेविक जो है अभी पावर में, ठीक है, देश में दंगे भी हो रखे हैं, लड़ाइयाँ वगैरह भी छिड़ रखी हैं, इसकी वजह से अनपॉपुलर हो गए सारे के सारे जितने भी पॉलिसीज थे, उनकी पॉलिसीज कैसी होगी, अनपॉपुलर होगी, लोग उन्हें मानने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था, नोमैड्स, जो भी रेफ्यूजी लोग हैं, है ना, जो यहाँ से वहाँ घूमते हैं, उनके बारे में कोई पॉलिसीज नहीं बना रखी। तो ये चीज़ गलत होगी, विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट। तो वो क्या करते थे कि भाई और नेशनलिस्ट लोग हैं, इनको हम ये चीज़ बोल देते हैं, मान लेंगे, लेकिन और लोग नहीं मानते थे। तो ये सब चीज़ें होने लगी, डिसएग्रीमेंट होगा बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब सोशलिस्ट सोसाइटी, इसमें क्या चीज़ें हुई वो चीज़ें देखते हैं। ड्यूरिंग द सिविल वॉर के टाइम बोल्शेविक ने क्या किया, इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज। उस टाइम बैंक्स और इंडस्ट्रीज नेशनलाइज थी, नेशन के कंट्रोल में थी। पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन socialized, peasants cultivate the land that had been socialized collective work। तो और उन्हें क्या है, पीजेंट्स जितने भी कितने हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी फार्मर वगैरह थे, ठीक है, जितने फार्मर वगैरह थे, उनको क्या बोला कि तुम है ना कलेक्टिवली वर्क करो, अपनी सारी लैंड को जोड़ना है, जोड़ो, जो करना है करो, ये चीजें बताई गई। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लान वाज इंट्रोड्यूस। और बोल्शेविक्स ने क्या किया, इन्होंने ये सारी चीजें देखकर एक प्लान बनाया, ठीक है, जिसे बोला मेड अ 5 ईयर प्लान। मतलब एक विजन बनाई, 5 साल में क्या क्या चीजें हम करेंगे, कंट्री के अंदर क्या क्या चीजें सही करेंगे, क्या क्या चीजें नहीं करेंगे, ये सब चीजें बनाई। और गवर्नमेंट ने क्या किया, फिक्स ऑल द प्राइसेस ऑफ टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। प्राइसेस को जो है, गुड्स के प्राइसेस हैं, उनको एक जगह फिक्स कर दिया ताकि इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने में थोड़ा वो मिले। अब हुआ क्या, द फर्स्ट टू प्लान्स, जो पहले 2 प्लान थे, 5 प्लान बनाए थे, उनमें से जो पहले 2 प्लान थे, जो 1927 से लेकर 1932, एक तो ये प्लान था और दूसरा प्लान था 1933 से लेकर 1938 तक, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी में बहुत अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन भी बढ़ गई, न्यू फैक्ट्रीज आई सिटी के अंदर, ठीक है, कम इनटू बिगिनिंग। लेकिन ये सब चीजें जहां अच्छी हो रही थी 2 साल के अंदर, कुछ चीजें गलत भी हो रही थी, है ना। सिर्फ पॉजिटिव चीज चलती रहे वो तो पॉसिबल होता नहीं है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो आती है। तो उसे देखते हैं। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। अब देश के अंदर हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, तो वहां पे पुअर कंडीशंस हो गई, है ना। वर्कर्स लिव इन हार्श लाइफ, उनकी बहुत ही हार्ड लाइफ हो गई थी भाई। कैसे हार्ड लाइफ हो गई थी वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज। अब होता क्या है, इंडस्ट्रीज के अंदर 550 बार स्टॉपेज लगाई गई। स्टॉपेज का मतलब क्या होता है, काम कर रहे हैं,
अब फिर 2 दिन का फिर स्टॉपेज, फिर काम रुक गया, फिर काम रुक गया। तो बीच बीच में ये ब्रेक्स आ रहे थे। तो 550 बार स्टॉपेज लगाई गई पहले ही साल के अंदर। क्यों? क्योंकि आसपास काम चल रहा है, उनको थोड़ा एरिया चाहिए, अभी वहां पे ये है, वहां पे वो है, ये सब चीजें हो गई। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड। उन्होंने क्या किया? स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया। स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स। फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स हैं, इन लोगों के लिए, इनके जो बच्चे हैं ये काम कर, बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन तो मिलनी चाहिए, बेसिक लेवल तक, ठीक है, ये चीज देखी गई। चर्चेज वर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन एंड वुमेन्स टू वर्कर्स। अब होता क्या है, कोई भी वर्कर है ना, फीमेल वर्कर है, अब उसके मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो वही बात है, अपने छोटे बच्चों को है ना कैसे छोड़ के काम करने आएगी। तो वो क्या करने लगे, छोटे छोटे केयर टेकिंग सेंटर बना दिए गए छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पे फीमेल क्या अपने बच्चों को वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख सकती है, काम कर सकती है, और फिर शाम को उन्हें लेके जा सकती है। तो ये चीज़ें बनाई गई, ये भी चीज़ ठीक थी। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। तो चीप पब्लिक हेल्थ मिलती थी। चीप का मतलब वो गंदी पब्लिक हेल्थ नहीं, मतलब सस्ती मिल जाती थी, अच्छी क्वालिटी की मिलती थी और सस्ती मिलती थी, जिसकी वजह से पीजेंट्स और वर्कर भी अफोर्ड कर सके इस चीज़ को, ठीक है। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वॉज सेट अप फॉर वर्कर्स। उनके क्वार्टर्स को थोड़ा अच्छा किया गया, ठीक है, उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह दी गई। अफेक्ट्स ऑफ ऑल दिस वॉज unevenly thoughted, गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। लेकिन ये सारी चीजें हो तो रही थी, लेकिन ये पूरी सारी जगह नहीं थी, ये कुछ कुछ एरिया में थी। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ करना है, ठीक है, चर्चेस बनाने हैं, ये चीज करनी है, अच्छी कंडीशन देनी है, इन सब चीजों के लिए है ना पैसे बहुत लगते, लेकिन गवर्नमेंट का बजट जो था वो लिमिटेड था। तो कुछ कुछ जगह होती थी ये चीजें, और लेकिन सारी जगह नहीं, हम कहते हैं फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये कुछ फोटोज हैं, उसे आप पढ़ लेना। अब चलते हैं 4.3 स्टालिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। अब हम स्टालिज्म और कलेक्टिवाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टालिज्म क्या है और कलेक्टिवाइजेशन क्या है। तो बाय 1927 टू 1928 द टाउन in Soviet Russia was facing an acute problem of grain supply. 1927 से लेकर 1928 तक, इस पूरे एक साल बहुत ज़्यादा ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई। उस चीज़ के बारे में देखते हैं। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेस इन विच ग्रेन्स मस्ट बी सोल्ड। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइजेस को फिक्स किया कि इससे ज़्यादा, वही है मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो बना दिया ना, MRP बना दी कि इससे ज़्यादा आप सोल्ड नहीं कर सकते। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज। लेकिन उन्होंने कहा भाई हम इतने में सोल्ड ही नहीं करेंगे, तुम हमें इतना कम दाम दे रहे हो, हमें क्या बचेगा। सोल्ड देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइस। तो भाई इन लोगों ने मना कर दिया, हम बेचेंगे ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। अब गवर्नमेंट ने क्या सोच के किया था, उनने ये सोच के किया था कि सभी लोगों को खाना मिले, लेकिन वो प्राइस इतने कम कर दिए कि है ना, अब बचेगा क्या। अब हर कोई बंदा अपने प्रॉफिट के लिए ही तो करता है। ये चीजें होगी। स्टालिन हु हेल्ड द पार्टी आफ्टर। अब लेनिन की डेथ के बाद जो है स्टालिन, इन्होंने पार्टी का हेड किया था, ठीक है, लेनिन की डेथ हो गई थी। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher price. इनका ये मानना था कि भाई जो भी बड़े जमींदार लोग हैं ना, या जिनके पास ज्यादा जमीन है, वो क्या कर रहे हैं, अपना जितना भी अनाज का स्टॉक है उसको संभाल के रखे हुए हैं, इसीलिए कि प्राइस जब बढ़ेंगे, अब इन्होंने MRP लगा रखी, मिनिमम प्राइस लगा रखा है, ये मान रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ेंगे, एक्सटेंड होंगे, तब हम बेचेंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो उसका ये मानना था भाई स्टालिन का। बात करते हैं, expectations has been stopped and supply confiscated। अब हुआ क्या इस चीज को लेके, इसीलिए सप्लाई जो है वो इतनी कम हो रही है, इन वजह से ही हो रही है। स्टालिन का ये मानना था कि ये लोग हमारी सप्लाई को रोक रहे हैं, ठीक है। एडिक्वेट अमाउंट में ग्रेन इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपने गोडाउन में ये सारी चीजें छुपा रखी हैं, वो अपने पास रख के बैठे हुए हैं, और तभी करेंगे जब क्या होगा, जब ये सारी चीजें हट जाएंगी, ठीक है, जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे ग्रेन्स के, ठीक है। ग्रेन्स प्रोडक्शन एरिया सुपरवाइजेस इन्फोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिकल कुलक्स। तो कुलक्स कौन थे, ये भी आप देख सकते हैं। तो वो लोग जो क्या करते थे,
कुलक्स कौन होते हैं? जो रिच पीजेंट्स है ना, जिनके पास ज़्यादा लैंड होती है, ज़्यादा लाइफ स्टॉक होता है, ये सब कुछ। तो हुआ क्या, एक इन्फोर्समेंट बनाई गई जो ग्रेन्स के कलेक्शन के ऊपर वो क्या रखेगी, सुपरविजन रखेगी कि कितनी ग्रेन निकली है एक साल में, या कितनी ग्रेन आना इस महीने निकली है और कितनी मार्केट में आई है। तो उस चीज़ को सुपरवाइज करने के लिए नेम फॉर अ वेल टू डू पीजेंट। और ये सब क्या हुआ, वेल टू डू पीजेंट जो अच्छा कर रहे थे उन्हीं के साथ हो रहा था, ठीक है, कलेक्टिव फार्म्स। और हुआ क्या, जितने भी लोग जिन्होंने ये सब धर रखा था अपने पास, उनके साथ क्या करते थे, उनके घर में रेड मार देते थे। उनके पास अगर स्टॉक मिलता था उसे छीन लेती थी गवर्नमेंट। ये चीजें होगी। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन स्टोरेज वॉज पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। अब स्टेलिन ये बोलता है कि भाई सबको ना कलेक्टिव फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है। ऊपर हमने कलेक्टिवाइजेशन देखा ना, वही सीखा था। कलेक्टिवाइजेशन यानी सबको कलेक्टिव फार्मिंग, अपनी सारी की सारी लैंड को जोड़ो और क्या करो, एक साथ फार्मिंग करो। और उसने ये आर्ग्यूमेंट की कि ग्रेन्स की जो शॉर्टेज होने लग रही है ना, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि सबके पास ना छोटे छोटे अमाउंट में लैंड है, ठीक है। इसके पास इतनी सी लैंड है, उसके पास छोटी लैंड है। ये क्या करेंगे, ये इनमें सब उगा तो लेते हैं, लेकिन उगाने के बाद अपना ही पेट भरेंगे, ठीक है। ये चीज़ ये समझते थे कि भाई सबके पास इतनी छोटे अमाउंट में लैंड है, मतलब इतने हिस्सों में बट चुकी है कि हम है ना चाह के भी उस पर और ज़्यादा नहीं उगा सकते। तो ये भी चीज़ थी। अब आगे है, दी स्मॉल लैंड पीजेंट फार्मर्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज टू डेवलप मॉडर्न फार्मिंग एंड रन देम अलोंग द इंडस्ट्रियल लाइन, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म। अब स्टेलिन का ये मानना था कि देखो भाई हमें मॉडर्नाइजेशन करनी है, ठीक है, मशीनरीज लानी है, ये चीज़ें करनी है अच्छी तरह, हम मॉडर्न वे से करेंगे ना फार्मिंग, तो ग्रेन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, लोगों को ग्रेन भी खाने को मिलेगा और देश की सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग ना छोटे छोटे अमाउंट्स में, हम कहाँ पे लगाएं मशीन, हम इंडिविजुअली तो एक एक के उसमें नहीं लगा सकते खेत के अंदर। तो ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो, जो कुलक्स हैं, जो वेल टू डू हैं, उनको हटाओ और उन सबको बोलो, जितने भी छोटे छोटे पीजेंट्स वगैरह हैं, एक साथ आके फार्मिंग करें, ताकि हम इतने बड़े लैंड के अंदर मॉडर्न मशीनरी सेटअप करें और ये सब चीज़ें हों। वो ये सब मानते थे कि ऐसा होना चाहिए, जिसकी वजह से आगे जाके सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। और ये जो बड़े बड़े फार्म्स बने, ये क्या हो, स्टेट के कंट्रोल में हो, पूरे स्टेट के कंट्रोल में हो ये सारी चीजें, ठीक है। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल द पीजेंट्स कल्टिवेट द कलेक्टिव फार्म्स। ये लोग क्या 1929 के अंदर पार्टी ने ये चीज सोची कि एक काम करते हैं, हम लोग ना सभी के सभी लोगों को इन्होंने फोर्स करना चालू किया कि भाई तुम लोग ना कलेक्टिव फार्मिंग करो, कलेक्टिव फार्मिंग करो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। ये सब चीजें बोली। पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड एंड द कुलक्स प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। तो पीजेंट्स जो क्या करते थे, लैंड पे काम करते थे और जितना भी प्रॉफिट होगा वो कुलक क्या कर देगा, सभी के सभी लोगों में शेयर कर देगा। ये चीजें मानी गई। encouraged peasants resist to the authorities and destroy their livestock। और उनको ये बताया गया कि भाई देखो तुम है ना, तुम्हारे पास जो भी लाइफ स्टॉक तुमने अपने पास धर रखा है उसे या तो दे दो, नहीं दोगे तो हम वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये चीजें होने लगी। देयर वर those were restricted collective were severely punished, many were डिस्पोर्टेड एंड एग्जाइल। तो जो लोग ये चीज़ नहीं मानते थे, ठीक है, जो कलेक्टिवाइजेशन नहीं करना चाहते थे, बोलते थे कि भाई हम कलेक्टिव फार्मिंग नहीं करेंगे, हम अपना अलग से रखेंगे, तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। होता क्या था, या तो बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, दूसरी चीज़ या तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाता था कि तुम निकलो यहाँ से, तुम इस देश में नहीं रहोगे, तुम हमारे अगेंस्ट चल रहे हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहे हो। तो ये सब चीज़ें होने लगी। In spite of collectivization, production did not increase immediately. The bad harvest of 1930 to 1933 lead to one of the most devastating farms when over 4 million died. तो भाई इतना सब कुछ मॉडर्नाइज वगैरह करने के बाद भी
हार्वेस्ट क्या है, अब प्रकृति का के सामने कौन टिक सकता है। तो उस टाइम क्या हुआ, 1930 से लेकर 33 तक हार्वेस्ट भी बहुत गंदा हुआ। उस टाइम पे क्या हो सकता है, वेदर कंडीशंस फेवरेबल ना हो, जिसकी वजह से हार्वेस्ट गंदा हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, लोग भी बहुत गुस्सा आ गए, और कितने लोग है ना मतलब मर भी गए, 4 मिलियन लोग मर भी गए। तो ये सब चीजें देख के लोग क्या होने लग गए, बिल्कुल पार्टी से उनका विश्वास उठने लगा। अब देखते हैं पार्टी क्रिटिसाइज्ड, पार्टी के लोगों ने भी स्टालिन को बहुत क्रिटिसाइज किया कि यार ये तूने क्या कर दिया, लोग अपना कर तो रहे थे, थोड़ी बहुत थी, तूने बिल्कुल ही डुबा दिया हमें। अब बात करते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। सब ने बताया कि इकोनॉमी कैसी थी और कलेक्टिवाइजेशन से क्या चीज तूने गड़बड़ कर दी, क्या नहीं। स्टालिन चार्ज द क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। अब भाई स्टालिन को ये चीज सहन नहीं हुई कि भाई तुम लोग मेरे खिलाफ उल्टा कैसे बोल सकते हो, क्योंकि भाई वो तो बंदा पावर में था, तो पावर वाले बंदे को है ना, कोई बंदा पावर में होता है वो क्यों सुनेगा किसी की, उसको तो सिर्फ हाँ जी करने वाले चाहिए होते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म लोगों ने जब बताया, अगर अच्छा भी क्रिटिसिज्म दिया, तो इस चीज को लेके स्टालिन क्या बोला, स्टालिन बोला कि यार तुम तो मतलब बहुत ही गलत कर रहे हो, तुम सोशलिज्म के अगेंस्ट बोल रहे हो, ठीक है, तुम मेरे खिलाफ बोलना मतलब सोशलिज्म के अगेंस्ट बोलना, ठीक है। और इसको कॉन्स्पिरेसी बता दिया कि लोग है ना ये चीजें इसीलिए बोल रहे हैं ताकि सोशलिज्म को हटाया जा सके, ठीक है। ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन और लेबर कैंप्स, 2 मिलियन लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया, लेबर कैंप्स के अंदर डाल दिया गया जहां पे उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था। मोस्ट वर इनोसेंट, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनोसेंट थे, है ना। वही बात है, एक चीज होती है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो जो लोग गंदे थे उनके साथ साथ इनोसेंट लोग भी फंस गए, ठीक है, इनोसेंट लोग फंस गए। तो बट नो वन स्पोक, लेकिन देखो इनोसेंट भी फंसे हुए हैं लेकिन किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। अब आवाज क्यों उठाएंगे, गवर्नमेंट वो पावर में है, कौन सुनेगा हमारी, तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। फॉर देम फोर्स्ड टू मेक फॉल्स एक्विजिशन, और लोग क्या करते थे, मतलब स्टालिन की गवर्नमेंट क्या करती थी, वो झूठा बयान ले लेते थे कि भाई बोल दो कि हाँ तुम इस सोशलिज्म के अगेंस्ट बोल रहे, ये झूठी फॉल्स एक्विजिशन लगती थी, जिसकी वजह से लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था जो इनोसेंट भी होते थे, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे टैलेंटेड लोग है ना, जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे उनको भी खो दिया, जो अगर मतलब उस टाइम जिंदा होते तो आज रशिया के अंदर और डेवलपमेंट लाते। तो ये सारी चीज थी जो स्टालिन के टाइम पे हुई, और अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंज हुआ। अब हम चलते हैं आखिरी चीज पर, और वो आखिरी चीज है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो रशियन रेवोल्यूशन, ये जो पूरा रेवोल्यूशन हुआ है ना, किंग को हटा दिया, कम्युनिस्ट आ गए, फिर सोशलिज्म आ गया, तो इन सारों से वर्ल्ड पे ग्लोबल लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस हो ये देखते हैं। नॉट होली अप्रूव, accepting socialist party not only approve why the Bolsheviks took power, the possibilities of working state, many countries communist parties are formed। देखो अब लोगों को ये तो दिख रहा था बाहर से देखने में कि भाई मान लिया ये आ गए है ना, सोशलिस्ट पार्टी आ गई, लेकिन लार्जली लोग अप्रूव नहीं करते थे इस चीज को। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, वहां पे लोग भी मार दिए थे कॉन्स्पिरेसी करने, और अब स्टालिन आया था, स्टालिन ने भी ये चीज कर दी, तो लोग होली अप्रूव नहीं कर रहे थे इस चीज को। लेकिन बोल्शेविक पार्टी जिस तरीके से उन्होंने पावर को टुक किया था, लेकिन जो उनकी पॉसिबिलिटी थी कि वर्किंग स्टेट को बढ़ाया जाए, है ना, वर्किंग कंडीशंस अच्छी की जाए, वो चीज अच्छी लगी उन्हें। मैनी कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज भी बनाई गई, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर एग्जांपल। ये द बोल्शेविक एनकाउंटर्स colonial people to follow their experiments, confrontation of people for east। इस तरीके से अलग अलग लोग आए, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी जैसे ब्रिटेन के अंदर भी बनाई गई। बोल्शेविक ने क्या किया, आगे जाके मीटिंग्स भी करी यूएसएसआर के अंदर, अलग अलग लोगों को बताया कम्युनिस्ट की विचारधारा क्या होती, ये वो है ना, अपनी चीजें आगे स्प्रेड करी। आगे देखते हैं, सम रिसीव एजुकेशन इन यूएसएसआर, कई लोग बाहर से जो थे वो
इस पार्टी की मानसिकता को समझने के लिए, या सोशलिज्म क्या होता है इस चीज़ को समझने के लिए भी रशिया के अंदर गए पढ़ने के लिए। ये सब चीज़ें हुई, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे फॉरेन बच्चे भी आने लगे, उन्होंने भी ये चीज़ सीखी, ठीक है, किस तरीके से काम होता है। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसएसआर हैज गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्ट्रक्चर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आने से पहले तक सोशलिज्म को इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया गया, ठीक है, माना कि लोग अप्रूव नहीं कर रहे थे रशिया में जैसे हुआ, लेकिन और जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने भी हेल्प करी, ठीक है, वहां से रशिया के पास जाके वो सीख के आते थे कि इनका क्या मानसिकता है। तो सोशलिज्म को इतना बड़ा फेस बना दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक कि आगे देखते हैं। बाय 1950s स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसएसआर इज नॉट केप्ट विद आइडियाज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। 1950 तक लोग क्या कहते थे कि भाई सोशलिज्म तो ठीक है, सोशलिज्म तो आइडिया है, वो चीज़ तो है ठीक, लेकिन जिस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन हुआ वो, और जिस तरीके से ये पावर में आए और अब पावर को छोड़ नहीं रहे, ये सारी चीज़ें हम अप्रूव नहीं करते। तो ये चीज़ थी। अ बैकवर्ड कंट्री वॉज बिकमिंग अ ग्रेट पावर। सबको ये चीज़ अच्छी लगी कि देखो एक बैकवर्ड कंट्री थी, ठीक है, लीस्ट डेवलप थी पूरे यूरोप के अंदर, वो पावर में आ गई, वो चीज़ ठीक है। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर वॉज डेवलपिंग, वो भी ठीक है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है। एंड द पुअर वर बीइंग फेड, गरीब लोगों के लिए भी चीज़ें हो रही है ना, वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी की जा रही हैं, ये सब चीज़ें हैं। फैक्ट्रीज वगैरह खुल रही हैं तो लोगों के लिए अलग अलग सेगमेंट्स भी खुल रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक है। बट इट हैड dismiss the essential freedom of all the citizens and carried out in developmental। लेकिन जो एक पूरे के पूरे रेवोल्यूशन का क्या था कि लोगों को है ना एक असेंशियल फ्रीडम मिले, ठीक है, एक असेंशियल फ्रीडम की बात होती है, वो चीज कहीं ना कहीं अब जा चुकी थी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो रशियन एम्पायर है वो एक ही पार्टी रूल कर रही है, ठीक है। तो अब क्या है, एक तरीके से वो बेसिक नेसेसिटी तो चली गई, ठीक है, असेंशियल फ्रीडम जो मिलनी चाहिए थी। मानना कि डेवलपमेंट हो रही है लेकिन फ्रीडम तो नहीं है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू द रिप्रेसिव पॉलिसीज, द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज सोवियत कंट्रीज वर डिक्लाइनिंग। तो भाई इस चीज को लेकर लोगों के अंदर ये चीज थी कि भाई ठीक है डेवलपमेंट हो रही है, वो सब ठीक है, लेकिन एक बेसिक फ्रीडम तो लोगों की चली गई। इस चीज की वजह से यूएसएसआर के अंदर सोवियत ये सोशलिस्ट पार्टी थी, इसकी कहीं ना कहीं क्या होगी, पोजीशन डिक्लाइन होगी, लोग इसे बहुत डिसलाइक करने लगे। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड द सोशल आइडिया स्टिल एंजॉयज रिस्पेक्ट अमंग द पीपल। लेकिन आज भी जो लोग सोशलिस्ट हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा को आज भी फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये पूरा चैप्टर था जो हमने आज रशियन रेवोल्यूशन के अंदर देखा कि किस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन हुआ, क्या क्या कौन से लोग आए, फिर कोई राजा था उस राजा को हटा दिया गया, लोग गुस्से में आए, बहुत सारी गलतियां भी हुई, फिर एक पार्टी बनी, फिर दूसरी पार्टी बनी, फिर दोनों लड़ लिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फिर एक ही पार्टी जीतती रही, लेकिन डेवलपमेंट भी की उसने, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेसिक फ्रीडम होता है या फिर जो बेसिक राइट होता है वोटिंग वगैरह का, वो सब चीज़ें तो हट गई। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया आप एक बार फिर देख सकते हैं वीडियो को। और मैं यही बताऊंगा यार, अभी क्योंकि मेरी ये दूसरी वीडियो ही है, तो कीप सपोर्टिंग। मैं इस बार क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि बड़े चैप्टर से उनको 2 पार्ट में तोड़ दूं। तो मुझे बताना अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो, ठीक है। और कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन देना चाहे मेरी वीडियोस के ऊपर कि यार ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ अच्छी हो सकती थी, ये चीज़ मुझे ठीक लगी, तो मैं आई फुल्ली अप्रिशिएट दैट। और मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक, और अपने किसी फ्रेंड के पास शेयर कीजिए जो ये चैप्टर समझना चाहता है या आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।